बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है जिसके बारे में हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे, सारे स्टूडेंट्स भी, मेरे लिए भी एक बड़ा फर्स्ट टाइम ये इतनी रिसर्च के बाद मैंने एक टॉपिक कंपोज किया है जिसके अंदर मेरा अपना भी बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस जो 2 हमने टॉपिक्स करने हैं, एक आज की क्लास और एक इंशाल्लाह परसों की जो क्लास है, उसमें ये टॉपिक्स क्लियर हों। मकसद हमारा सिर्फ एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को फ़र्क पता चले कि क्या चीज़ मज़हब के हिसाब से स्पेशल है और क्या चीज़ मज़हब के हिसाब से कर्स्ड है, यानी क्या गुनाह है और क्या अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश है। सो ये टॉपिक दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स के जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस्लाम, साइंस एंड एलजीबीटीक्यू ये हमारा मेन टॉपिक है। और उसका पार्ट ए आज हम कवर करेंगे जो कि इंटरसेक्स या स्पेशल वंस, यानी ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने इर्द गिर्द जो भी हमारे लोग हैं जो इस तरह से किसी मुसीबत का शिकार हैं, फिजिकल या जो भी, उसमें से हम सॉर्ट कर सकें कि कौन ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे बनाए गए हैं और कौन ऐसे हैं जो नाशुक्रे हैं, जो कि मुकम्मल हैं लेकिन वो अपने किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से वो अपने आप को शो करते हैं कि वो मुकम्मल नहीं है और वो इस जो पार्ट ए वाला ग्रुप है इसको जॉइन करके थोड़ा फितना क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कुरान शरीफ की आयत है सूरह नूर की आयत नंबर नहीं सॉरी सूरह निसा की आयत नंबर फर्स्ट है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत फैला दिए, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्तों को तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। अब ये अगेन हम हमेशा ये बात करते हैं, जो हमारी बाकी सीरीज चल रही है उसके हिसाब से ये जो नई सीरीज है पब्लिक अवेयरनेस की उसका पहला लेक्चर है। तो इस आयत को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहा है। देखें, इसमें जो पहली बात अल्लाह ताला ने की कि ए लोगों, अपने रब से डरो। अच्छा, रब से डरने का मतलब समझ लीजिए कि एक जनरल हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि मौलवी जो है या जो दीन की तरफ लोग हजरात होते हैं वो अल्लाह ताला से डराते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक लिबरल जो मुस्लिम है वो समझता है कि अगर आप किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से जो दीन की बात करता है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात नहीं करेगा, वो डराने की बात करेगा। तो जब भी अल्लाह ताला से डरने का वर्ड यूज होगा, इसकी जो अरबिक ट्रांसलेशन होती है वो अक्सर मुत्तकी या तकवा से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो तकवा जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास है कि वो देख रहा है। ठीक है, तो वो देख रहा है, वो हमें वो जानता है सब कुछ। ये बिल्कुल ऐसे है जिसकी अगर मैं आम टाइम में आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे वालिद होते हैं, मतलब मैं नाउज़ुबिल्लाह इन दोनों रिश्तों को अल्लाह ताला और उनको कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आसान एग्जांपल देके समझाना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपने वालिद से डरते भी हैं लेकिन हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं। तो ये जो डर और मोहब्बत है ना, ये बेसिकली एहतराम का एक रिश्ता होता है जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो अपने वालिद से मोहब्बत भी करता है लेकिन वो डरता भी है कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरे वालिद मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला के साथ भी जो एक मखलूक का रिश्ता है, खालिक और मखलूक का जो रिश्ता है वो ऐसा ही है जिसमें हम अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम उससे मोहब्बत भी करें और साथ में जो उसने हमें ऑर्डर्स दिए हैं उन ऑर्डर्स को हम अपनी मलहूज़ ख़ास रखें। यानी हम उसको कंसिडर करें, हम ये ना करें कि ठीक है हम मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं लेकिन जो उसने हुक्म दिए हैं वो हुक्म हम हवा में उड़ा दें। ठीक है, तो जब भी अल्लाह ताला से डरने का या तकवा या होप और ये उम्मीद और डर का ज़िक्र हो तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि जो हमारी उससे मोहब्बत है वो ओबीडियंस की फॉर्म में नज़र आए, वो अताअत की फॉर्म में नज़र आए।
इसी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि एक जान सबसे पहले जो पहले इंसान अल्लाह ताला ने तख्लीक किए थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उसी में से उसका जोड़ा पैदा किया गया। ठीक है, तो हमें पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो है वो नॉर्मल बर्थ वाला चक्कर नहीं था, वो आउट ऑफ नोवेयर, यानी पहली दफ़ा जो कोई चीज़ बनती है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया था, और जो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम थी वो उनकी पसली से बनाई गई। ठीक है? तो ये दोनों जो हैं इनकी जो बर्थ है वो ऑब्वियसली नेचुरल बर्थ हम इसको नहीं कहेंगे, ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा कह लें, या उसकी एक आप एक आउट ऑफ नोवेयर जो अल्लाह ताला करने, वो कहते हैं ना कुन फयकून वाली चीज़, वो है। ठीक है? इसी में से इसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत फैला दी। ठीक है? अब ये जब एक कपल बन गया तो इससे हमें ये भी बात समझ आती है कि ये जो शादी या एक जो कॉन्सेप्ट है औरत और मर्द की मोहब्बत का, कपल का, जोड़े का, वो इस आयत से या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के होने से इन दोनों को पैदा किया, एक मर्द और एक औरत पैदा किया गया, उनका जोड़ा बन गया, और जोड़े से फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि मैंने कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि कहीं पर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने मर्द और मर्द का ज़िक्र किया हो या औरत औरत का ज़िक्र किया हो, ठीक है? ये बड़ा क्लियर है इसके अंदर, और उससे आगे मर्द और औरत फैला दिए। सो ये आयत और इस जैसी बहुत सारी आयतें आपको कुरान में मिलेंगी जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जोड़ा जो है वो नर और मादा का ही है। नर नर या मादा मादा का कोई जोड़ा नहीं है, और जो ह्यूमन क्रिएशन है, वो इंसान को बनाने का पर्पस जो है वो उसकी नस्ल को आगे चलाना है। वरना अगर दो इंसानों ने ही खुश रहना था तो फिर तो बच्चों का और आगे नस्ल फैलाने का कोई चक्कर ही नहीं था, फिर तो वो दोनों ही खुशी खुशी रहते। तो बेसिकली जोड़ा बनाने का मकसद जो है, पर्पस ऑफ क्रिएशन, पेयर की चीजों में, जानवरों में, या इवन प्लांट्स वगैरह में भी, ये बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें रिप्रोडक्शन, यानी जो नस्ल की अफजाइश है, वो एक मेन पर्पस है। अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो। अगेन अल्लाह ताला तकवा का हमें जो है वो याद दिला रहा है कि मेरे नाम पे, यानी अल्लाह ताला के नाम पे तुम मांगते हो। जब हमें कोई खुदा ना खास्ता मसला होता है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, या इवन अक्सर इस तरह होता है कि आपस के रिश्तों में भी हम कहते हैं कि अल्लाह से डरो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये कोई इस किस्म की लड़ाई झगड़ा हो तो तब भी हम कहते हैं अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। तो अल्लाह का नाम लेकर जो है ना वो हम बहुत सारे अपने पैक्ट्स, कस्में खा के और इस किस्म की चीजें करके, तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्तों को तोड़ने से बचो। रिश्तों को तोड़ने से बचो, इसमें बेसिकली आपके जो किनशिप यानी रहमी रिश्ते जो हैं, यानी आपके बहन भाई, आपके खाला खाला मामू, जिनके ब्लड रिलेशंस जो अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दिए, आपके नाना नानी, अब फादर की साइड से फूफी और चचा ताया वगैरह। ठीक है, और अगर इसको आप फर्दर एक्सपेंड करते जाएं तो आपके फिर कजन्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ऑब्वियसली जो आपकी फीमेल कजन्स की बात हो रही है, मेल कजन्स जो हैं उनके साथ तो ऑब्वियसली हमारा उस तरह इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन फीमेल कजन्स, तो अल्लाह ताला ने एक ही आयत के अंदर हमें एक हेडलाइंस आप समझ के बता दी कि ये जोड़ा है, जोड़े का मकसद क्या है, और उसके बाद फिर वो जब आगे से आगे खूनी रिश्ते उस जोड़े के साथ नस्ल दर नस्ल चलेंगे, तो उन रिश्तों को काटो नहीं, उनको तोड़ो नहीं। ठीक है? अच्छा, अब आप सबसे मैंने पूछा था कि कितने लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो ये थोड़ी-सी अब साइंस वाली चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनके लिए इसको आसानी से मैं समझा सकूँ। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये खातून की एक प्रेज़ेंटेशन है, ठीक है? और ये मर्द की प्रेज़ेंटेशन है। अब होता ये है कि जब भी शादी होती है और बच्चा पैदा करने का जो अमल होता है उसमें एक चीज़ होती है, आप हम सब ने सुना है, हम सब माशाल्लाह 18 प्लस हैं, कि एक औरत के एग्स बनते हैं और मर्द के जो हैं वो स्पर्म कहलाते हैं। यानी ये वो सेल्स होते हैं जो मिल के एक नया इंसान या बच्चा तख्लीक देते हैं। ठीक है? तो औरत के जो सेल्स होते हैं जिनसे बच्चा बनता है वो कहलाते हैं एग्स। ठीक है? ये आप देख रहे हैं। ये एग लिखा हुआ है, वो इस तरह की शक्ल के होते हैं और एग्स बनते हैं, और ये हर महीने औरत के जिस्म में मैच्योर होते हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हमें पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक है? जिसको हम हैज़ कहते हैं, और अगर प्रेगनेंसी हो तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है? यानी इसका बेसिकली आपका जो यूट्रस है, जो हमारा बच्चादानी जिसको हम कहते हैं, वो हर महीने हमारी जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, तो औरतों को वो तैयार करते हैं कि बेबी जो है वो आने वाला है।
ठीक है। हर महीने यूट्रस जो है वो खुशखबरी के इंतजार में होता है, लेकिन जब बेबी नहीं आता और कोई बच्चे वाला सिचुएशन नहीं होती, तो वो फिर सारी तैयारी गुस्से में उठा के फेंक देता है, जो कि पीरियड्स की फॉर्म में बाहर आ जाती है। ठीक है, ब्लड और वो सारी जो उसने लाइनिंग शाइनिंग गद्दे बनाए होते हैं बच्चों के लिए अंदर ना, कि नरम नरम सी जगह हो और बच्चा आके यहाँ लग जाए। ठीक है, सो ये एग है। और ये आप देख लें, ये आपने सबने ही बड़ों ने तस्वीरें देखी होंगी, स्पर्म होते हैं। तो एग और स्पर्म, जब एक एग और एक स्पर्म मिलता है तो ये बनता है जिसको आम इंग्लिश में या बायोलॉजी में जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जाइगोट लिखा हुआ, यानी ये वो पहला सेल है जिसको जो बच्चा बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक एग और एक स्पर्म मिलके जाइगोट बनाता है, और जाइगोट ये पहला सेल है जो कि आगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो के ये फिर इस तरह से एम्ब्रियो यानी बच्चा बनाना शुरू करता है। ठीक है, आई होप ये सिंपल सी स्लाइड है, इसकी प्रेजेंटेशन में ज्यादा कोई साइंस नहीं है। लेकिन ये कि आपको ये समझ आ गई कि दो सेल हैं, एक एग है, अंडे कह लें उसको आसान अल्फाज में, और एक स्पर्म है। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, काफी सारे स्पर्म्स मिलके एक एग में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो है वो नॉर्मली यूजुअली सिर्फ एक स्पर्म इसके अंदर एंटर होके इसको कंप्लीट कर देता है, और वो फिर आगे जाके एग बच्चादानी में लग के और इस तरह से वो जो गद्दा बनाया होता है आपके बच्चादानी ने, उसमें जाके वो नरम नरम सी जगह पे बैठ जाता है, और वहां जाके फिर ये एम्ब्रियो बना के बच्चे की फॉर्म बड़ी होने लग जाती है। अच्छा, अब बच्चा तो हमने बना लिया, मतलब फनी सिचुएशन लगती है कभी कभी बोलने में, लेकिन चले, हमने एक एग और एक स्पर्म लिया, उसको जोड़ा, सेल बना जिसका नाम था जाइगोट, और जाइगोट से बच्चा बनना शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो जो अब्बा के जो स्पर्म बनते हैं ना, यानी जो मर्द होता है, उसकी बॉडी में जो स्पर्म्स हैं वो दो तरह के बनते हैं। ठीक है, एक चीज होती है हर सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। आपने शायद नाम सुना हो, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको डेफिनेटली पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ये समझे कि आपकी जो भी जो विरासत में मुख्तलिफ चीजें हैं, जो आपको, जैसे अगर कोई काला है तो उसका बच्चा भी काला होगा, किसी के बाल करली हैं तो उसके बच्चे के भी करली होंगे। तो ये जो मुख्तलिफ आपके कैरेक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो उसके बच्चों को भी पॉसिबल है कि, मतलब जीन्स, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं। तो ये आपका विरासत की जो चीजें हैं वो क्रोमोसोम्स एक चीज होती है सेल के अंदर, उसके थ्रू ये विरासत बाप से बेटा या बेटी और फिर आगे ननिया, मतलब नीचे नवासी और पोते, और उनमें नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम्स की वजह से आपकी जो खसलतें हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो फैमिली में रन करती हैं। ठीक है, तो जो फादर है उसके क्रोमोसोम्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये समझ लें, एक्स और वाई। मदर जो है उसके जो जो अंडे बनते हैं उसके अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब मदर जब ये दोनों की शादी हुई, शादी होके उसके बाद ये देखें इनके जो अंडे बनना शुरू हुए मदर के, वो एक अंडे में एक्स आया और एक अंडे में एक्स आया, यानी दो तरह के अंडे बन रहे हैं माँ के अंदर। लेकिन क्योंकि माँ के अंदर ये एक्स और ये एक्स ही है, तो हर तरह के जितने भी अंडे बनेंगे उसमें एक्स ही होगा, क्योंकि माँ के पास ABCD में से और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके पास एक्स एक्स ही है, तो इसलिए दोनों अंडों में से जिस तरह के भी अंडे बनेंगे उसकी बॉडी में, यानी मेरे आपकी जितनी भी हम औरतें हैं, हम सब जो भी एग्स बनाएंगे उसमें एक्स ही होगा। ठीक है, लेकिन मर्द की बॉडी में एक्स के साथ साथ वाई भी मौजूद है। तो मर्द जब बनाएगा स्पर्म, जो कि एक्चुअली हर मर्द की बॉडी में बनते हैं, तो उसमें एक तरह का स्पर्म बनेगा एक्स और एक तरह का स्पर्म बनेगा वाई, दो तरह के स्पर्म बनेंगे। ठीक है, अब जब इनकी शादी हुई और इन्होंने बेबी प्लान किया, तो क्या हुआ कि ये जो आपका ये वाला एक्स है, ठीक है, अब ये माँ का अंडा है और ये जाके मिल गया अब्बा के एक्स वाले स्पर्म से। तो देखिए दोनों तरफ से एक्स एक्स आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दो एक्स हो गए। इसका मतलब है कि जो बच्चा बनेगा वो बेबी गर्ल बनेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है, यहाँ तक बात समझ आई आपको कि एक यस, स्पर्म, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो ये एक्स आया इधर से और माँ से एक्स आया, ये दोनों ने आधे आधे मिलके ये एक्स एक्स हो गया, तो ये बेटी बन गई। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हुआ, क्योंकि माँ के पास तो अंडे हैं ही एक्स, दोनों ही एक्स हैं, तो माँ की तरफ से एक्स आया, लेकिन इस बार जो बाप ने जो स्पर्म भेजा, वो बाप का स्पर्म जो था वो वाई था। ठीक है, सो वाई जब आके जुड़ा एक्स के साथ तो एक्स वाई हो गया, तो ये बच्चा बेटा बन गया। ठीक है, तो इस वाली तस्वीर को समझने का समझाने का मकसद ये है कि
जो सेक्स को कंट्रोल करना है, यानी बच्चे की जो पैदा होगा बेटा या बेटी, वो माँ के एक्चुअली हाथ में तो किसी के नहीं होता, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन वो माँ की तरफ से नहीं होता, वो बाप की तरफ से होता है। ठीक है, बाप की तरफ से अगर वाई आएगा तो बेटा बनेगा, अगर बाप की तरफ से एक्स आया तो वो बेटी ही बनेगी। तो इसलिए बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर बेटा नहीं हो रहा तो अक्सर सास सास और इस किस्म के रिश्ते होते हैं, जो पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि जी खातून की बेटे की दूसरी शादी करा दो, क्योंकि ये जो बहू है ये बेटा नहीं दे पा रही। तो आप ये याद रखिए कि जो बच्चे की सेक्स है वो बाप की तरफ से होती है, उसका माँ से ताल्लुक नहीं है। माँ जो है वो दोनों केसेस में एक्स एक्स ही देगी। ठीक है, तो जो बाप है उसकी तरफ से ये एक्स एक्स आएगा तो बेटी बन जाएगी, एक्स अब वाई आएगा तो बेटा बन जाएगा। ठीक है, सो ये स्लाइड भी सिंपल थी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मैंने बहुत फनी सी एक स्लाइड बनाई है, आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन ये मुझे लगा कि हर किसी को समझाने का बहुत आसान तरीका है। किचन में एक दिन मैं खाना पका रही थी, तो मुझे लगा कि ये खाना पकाने के तरीके से आपको समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाउ इट वर्क्स की मैंने हेडिंग दी है इसीलिए। अच्छा, अब इसको समझिए, पहले इस वाली साइड को ना समझें, पहले आप इस वाली साइड को समझ लें, क्योंकि ये हलीम हर खातून ने खाई होगी और शायद आप में से मेजोरिटी ने बनाई भी हो। अच्छा, जब आपने हलीम बनानी होती है तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए होती है, हलीम की तरकीब चाहिए होती है। ठीक है, हलीम की तरकीब जो है वो आपको जब मिल जाती है, कहीं से भी आप ले लें, तरकीब के बाद आप क्या करते हैं, आप सामान जमा करते हैं। आप गोश्त जमा करेंगे, दालें, नमक, लाल मिर्चें और बाकी जो भी डलता है। ठीक है, उसके बाद आप हलीम बनाना शुरू करेंगे। हलीम बनाने का एक प्रोसेस है पूरा, कि पहले गोश्त को जो भी करेंगे, मतलब मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन ये कि जो भी उसको गलाएंगे, गोश्त को और दालों को गलाएंगे, फिर मिलाएंगे, फिर घोटेंगे, फिर एक्स वाई जेड जो भी प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपने हलीम की रेसिपी ली, फिर उसके बाद स्टेप 2 में आपने हलीम का सामान जमा किया, स्टेप 3 में आपने हलीम पकाई। ठीक है, और स्टेप 4 जो है वो ये देखें कि गार्निशिंग होती है, कि जब आपने सर्व करना है उसको फाइनली मेहमानों के सामने, बेसिकली आप एक दावत अरेंज कर रहे हैं। ये और अगली स्लाइड में हम दावत का सामान अरेंज करेंगे। तो दावत के अंदर जो है वो हलीम के ऊपर आपने पहले उसकी रेसिपी ली, फिर उसके सामान जमा किया, फिर आपने हलीम पकाई, और चौथे स्टेप में आपने हलीम के ऊपर हरी मिर्चें, अदरक, फ्राइड अनियन, लीमू शीमू, वो सारी चीजें डाल के उसकी गार्निश करके मेहमानों को सर्व किया। ठीक है, सो ये आपको बात समझ आ गई। अब हम इसको जरा साइंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी हलीम जो है वो एक्चुअली हम बेटा बना रहे हैं। ठीक है, सो हलीम जो है वो बेटा है, और दूसरी हम तरकीब में खीर बनाएंगे जो कि बेटी है। ठीक है, सो हलीम जो है उसको बनाने के लिए एक रेसिपी चाहिए। तो रेसिपी आपकी क्या है, ये जो एक्स वाई क्रोमोजोम आपको मिलता है, एक एक्स माँ की तरफ से और वाई बाप की तरफ से, ये बेटा बनाने की तरकीब मिल जाती है। ठीक है, ये रेसिपी मिली स्टेप 1 में। उसके बाद जब वो पहला सेल बन गया और एक्स वाई जाके वो बच्चादानी में वो छोटा सेल लग गया, तो उसने मल्टीप्लाई करके छोटे साइज का बच्चा बनाना शुरू किया। बच्चा जब बना तो उसके बाद आपने हलीम का क्या किया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जमा किए। ये इंग्रेडिएंट्स जमा करने का साइंस में मतलब ये कि लड़का बनाने के लिए टेस्टिस चाहिए। ठीक है, टेस्टिस के बगैर लड़का नहीं बन सकता। तो आपने पहले तरकीब ली, एक्स वाई जो प्रिंट क्रोमोसोम आया वो तरकीब है आपकी है बेटे की। बेटा बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये टेस्टिस है। ठीक है, इसके बाद बेटा टेस्टिस भी आपके पास आ गई, लेकिन बेटा बनने के लिए इन टेस्टिस का सही काम करना, ये अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये माँ के पेट में बात हो रही है। इस टेस्टिस का सही काम करना यानी ये अब हार्मोन बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो हार्मोन बनाएगा वो हार्मोन सही से बनाए, और वो हार्मोन सही से जाके अपनी जगह पे काम करें, तो आपकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी बच्चा जो है वो माँ के पेट में, उसके जो मेल जो बाहर के आज़ा होते हैं, जो आज़ाए खुसूसी कहते हैं जिनको, जिसमें टेस्टिस सॉरी स्क्रोटम होता है और पेनिस होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी टेस्टिस बच्चे के अभी अंदर ही है, यानी बच्चा माँ के अंदर है और बच्चे के अंदर टेस्टिस बन गई। उसके बाद वो जो खाना पकाने का प्रोसीजर था, वो अगर आपकी इंग्रेडिएंट सही हैं, तो उन्होंने एक्सटर्नल जेनेटेलिया बच्चे का मर्दाना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब बच्चा यहाँ पैदा हो गया, इस जगह पे बच्चा पैदा हो गया, यानी आपकी हलीम यहाँ तैयार होगी और हलीम डेग से बाहर निकल आई।
उसके बाद आपने खुशी खुशी जो है ना वो बच्चे को देखा कि बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके जो जेनेटेलिया थे, जो उसके अज़ाए खुसूसी थे, उसको देख के नर्स ने बता दिया कि बेटा पैदा हो गया। उसके बाद बच्चा बड़ा होना शुरू किया, उसकी आ गई प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब ये है कि वो जब 12-13 साल का हो गया, जवान होने की उम्र आ गई, तो अब उसने क्योंकि प्लेट में सर्व होना है दावत में, ठीक है, तो उसके मेल हार्मोन्स बनना शुरू होंगे, जो कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, आपने नाम सुना होंगे। ये उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि जब लड़का जवान होता है तो उसकी दाढ़ी मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं, आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, पसीने में स्मेल आने लगती है। इसके अलावा जो अंडर लेग्स होते हैं या अंडर आर्म्स होते हैं या चेस्ट होता है या पेट, नाक के इर्द गिर्द बाल आना शुरू हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसका मसल बनना शुरू हो जाता है। साथ में जो बोन्स है वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की प्यूबर्टी में चेंजेस आती हैं। तो ये जो चीज है ना, ये जो हम जवानी वाली बात कर रहे हैं, ये गार्निशिंग है। यानी आपकी हलीम पूरी तैयार थी, लेकिन हलीम में मजा उस वक्त आएगा जब आपकी हरी मिर्चें और धनिया और जो लीमू है ना वो छिड़का जाएगा। तो फाइनल हलीम की लुक जो है वो आपकी गार्निशिंग के बाद आती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जब आपकी हलीम या वर्स एक्चुअली जो बेटा हम तैयार कर रहे हैं, इसमें किसी भी स्टेप पे मसला होगा तो आपकी हलीम खराब हो सकती है। ठीक है, यानी अगर आपको रेसिपी सही नहीं मिली तब भी हलीम खराब हो जाएगी। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स में गोश्त सड़ा हुआ है या कोई चीज सही नहीं है तो भी हलीम खराब हो जाएगी। अगर आपने पकाने में हलीम जला दी है तब भी गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद आपकी हलीम प्लेट में, मतलब डेगची से बाहर अच्छी आ गई, यानी बच्चा पैदा सही हो गया, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर सेकेंड प्यूबर्टी के टाइम पे कोई मसला हो गया, यानी हार्मोन्स उसके सही नहीं बने बच्चे के, तो जैसे आपकी हलीम जो है वो अगर आपने उसमें बहुत ही काली जला के प्याज डाल दी तो वो अच्छी नहीं लगे। ठीक है, मतलब वो मजा खराब कर देगी। सो आई होप कि हलीम और लड़के का वैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगी। तो मकसद इस स्लाइड का ये था कि इनमें से किसी स्टेप पे भी अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपका जो लड़का है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको फील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पेरेंट्स को सबसे पहले फील होती है। अच्छा, अब इसी तरह अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हमने बेटी बनानी है, तो बेटी जो है वो खीर है, क्योंकि बेटी मीठी होती है। तो खीर के लिए पहली चीज रेसिपी चाहिए, आपको तरकीब चाहिए। दूसरी चीज में आप सामान जमा करेंगे, दूध है, चावल है, चीनी है, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स आपके जमा हो गए। तीसरी तरकीब, तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, हलीम पकाते हैं। ठीक है, हलीम पकाई आपने, उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर ये जब हलीम पक गई तो आपने डेगची से बाहर निकाली। अब क्योंकि उसको सर्व करना है तो एंड में जब मेहमानों के पास टेबल पे जाना है तो उससे पहले आप हलीम पे बादाम, खोपरा, किशमिश और जो भी चीजें चीजें आप डालते हैं उसके ऊपर, वो आपने उसको सजा के सर्व कर देना है। ठीक है, सो अब हम इसे इस तरकीब से बेटी बनाते हैं। बेटी की तरकीब में सबसे पहली चीज आपको चाहिए रेसिपी। रेसिपी आपको मिलेगी डबल एक्स से। जब ये दोनों एक्स एक्स आएंगे तो इसका मतलब है बेटी बननी है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है कि चीजें अज्जा जमा करने हैं। तो अज्जा क्या है, ओवरी और यूट्रस। यानी जैसे ही आपको तरकीब मिलेगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर यानी बच्ची जब पहला जाइगोट बना और वो फिर बच्चादानी में आके लगेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने की जब सॉरी कुछ वीक्स के अंदर सर्टन, उसके बाद उसकी जब बॉडी डेवलप होना शुरू होगी बच्चे की, अभी वो छोटी साइज की होगी, तो उसके अंदर ओवरीज और यूट्रस जो है उसके पहले डॉट्स मार्क्स डेवलप होना शुरू होंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये प्रॉपर ओवरीज और यूट्रस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो है ये कुछ सर्टन हार्मोन बनाना शुरू करता है। यानी बच्ची अभी माँ के पेट में है, लेकिन बच्ची के पेट में ये ओवरीज और यूट्रस जब बनेगा तो ये कुछ केमिकल्स बनाना शुरू करेगा, जिसकी असर से उसके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी औरतें जिस तरह बाहर से दिखती हैं प्यूबिक एरिया में, उस तरह उसकी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब बच्ची इस जगह पर पैदा होगी तो आप बाहर से देख के बता देंगे कि बेटी पैदा हुई है। ठीक है, उसके बाद प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी में वही बात है कि 10 से 14 साल के बीच में प्यूबर्टी आती है बच्चियों को, और हम सबको पता है क्योंकि हम 18+ हैं आज सारे स्टूडेंट्स। तो प्यूबर्टी के अंदर फीमेल हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह। ठीक है, और उससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं औरत के अंदर, जिसमें उसकी जो आवाज है वो श्रिल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस ये कि जो औरतों की बालों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉडी में वो डिफरेंट होती है मर्दों के मुकाबले में। यानी औरतों के केस में सिर्फ उसको अंडर आर्म्स में और अंडर लेग्स पे बाल होते हैं, थाइस पे, चेस्ट पर,
अपर आर्म्स पे या दाढ़ी नहीं होती। तो अगर जो है वो आपको इनमें इनमें से किसी स्टेप पे भी, जैसे खीर पकाते हुए अगर आपकी रेसिपी गड़बड़ हो गई, या यहाँ पर आपका दूध ही फट गया, या इधर आपने खीर नीचे लग गई है, या यहाँ पर एंड में आपने सर्विंग के अंदर चीजें गलत डाल दी, तो इसी तरह आपकी खीर खराब हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके इस जगह पर, या ओवरीज की डेवलपमेंट में, या ओवरी जो काम कर रही हैं, जो हार्मोन अभी बच्ची पैदा नहीं है उसके अंदर बना रही हैं, उसमें उसने अगर हार्मोन ने काम नहीं किया तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये काम नहीं कर रही सही। ठीक है। और अगर बच्ची सही पैदा हो भी गई तो ये वाली गड़बड़ तो हमने आजकल बहुत देखी है, क्योंकि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो एक प्रॉब्लम आजकल सारी बच्चियों में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, वो ऑब्वियसली वो पैदाइशी तौर पे लड़कियां हैं, लेकिन अगर यहाँ पर उसके फीमेल हार्मोन खराब होना शुरू हो गए तो उससे उसके लड़की के चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू हो गई है। ठीक है। जो मेरे पास पेशेंट्स लेकर के आते हैं वो अक्सर बच्चियां जो है उनका हार्मोनल इम्बैलेंस इस जगह पर होता है। ठीक है। सो इनमें से किसी स्टेप पे भी अगर आपको गड़बड़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी खीर यानी आपकी बेटी जो है उसको मसला शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारी जो चीजें जो इन स्टेप्स पे हो रही है ना, ये समझें कि आपकी ये सारी जो मिस्टेक्स के साथ मसला होगा वो इंटरसेक्स कहलाएगा। ठीक है। ये मैं बड़ा आपको सिंपल और सुपरफिशियल बता रही हूँ, क्योंकि जो एलजीबीटी वाली चीज है ना वो तो हम ऑब्वियसली अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आसान तरीन अगर मैं आपको ये खीर और हलीम से फर्क बताना चाहूँ ना, तो ये जो आपकी खीर और हलीम का तरीका बनाने से लेके गार्निशिंग तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपकी अगर इसमें कोई मसला है तो वो इंटरसेक्स का कहलाएगा। यानी वो जो हम अभी आगे उर्दू में भी इसको पढ़ेंगे कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन अभी हम इंग्लिश में इसको इंटरसेक्स ही बोलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आपने जो अपनी खीर है और हलीम है वो टेबल पे सर्व कर दी। ठीक है। अब टेबल पे आपने सर्व की तो हम सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि जो आपकी खीर और हलीम है वो आपस में बातें करना शुरू हो गई। तो अचानक से आपकी जो खीर है ना वो कहे कि नहीं मैं हलीम हूँ, तुम्हें गलत समझ आ रही है, मैं खीर नहीं हूँ। और हलीम कहे कि नहीं मैं हलीम नहीं हूँ, मैं खीर हूँ। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, और वो हलीम जो है वो जो मेहमान है उनको बताना शुरू करे कि नहीं जी आपको मैं लग हलीम रही हूँ लेकिन एक्चुअली मैं खीर हूँ, तो आप मुझे खाने के बाद खाइएगा। और जो आपकी खीर है वो कहे कि नहीं मैं आपको लग खीर रही हूँ लेकिन मैं खीर नहीं हूँ, मैं हलीम हूँ, तो आप मुझे एज अ मेन कोर्स मील ले लें, मतलब मुझे पहले खाएं, और ये जो है ना ये गलत बता रही। ये जो लगना है ना कि मैं हूँ कुछ और लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं हलीम हूँ, ये होता है जिसको हम आसान अल्फाज में ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है। यानी आपकी हलीम बिल्कुल कंप्लीटली तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हलीम को लग रहा है कि वो हलीम नहीं है वो खीर है। तो ये फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो आई होप कि अब आपको ये चीज, ये हलीम और खीर सारी जिंदगी याद रहेगी। ठीक है। अच्छा, हम अगली साइड पे चलते हैं। ये थोड़ी सी जरा टेक्निकल स्लाइड है, आप इसको मैं बड़ा सुपरफिशियली आपको पढ़ाऊंगी। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो इसको डीपली स्क्रीनशॉट लेके बाद में तसल्ली से पढ़ भी ले, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी हैवी हो जाएगी हजम करने में इसलिए हम इसको मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब सेक्स क्रोमोसोम जो है इसमें अगर गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है रेसिपी प्रॉब्लम। यानी पहली प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं जिसको बच्चा बन रहा है पेट के अंदर, तो वो ये कि तरकीब में ही गड़बड़ हो जाए। ठीक है। तरकीब गड़बड़ है तो उसमें क्या होगा कि कभी कभी माँ के एक अंडे को अब्बा के दो जो स्पर्म्स है वो फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक्स माँ से आया है और दो वाई आ जाते हैं, गलती से दो स्पर्म्स घुस जाते हैं एग के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्स वाई के बजाय एक्स वाई वाई हो जाता है। ठीक है। अब इसको अगर कोई तसल्ली से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले, लेकिन इसको सुपरफिशियली अगर मैं बताऊं तो इस तरह के जितने भी, यानी जब आपकी तरकीब में गड़बड़ होती है ना, तो ये सारे आप इनके ट्रीटमेंट देख लें। इन सबको स्पेशल एजुकेशन चाहिए। ये देखें, ये सबको स्पेशल एजुकेशन चाहिए। यानी ये वो लोग हैं जो नॉर्मली सोसाइटी में रहकर, ऐसा नहीं है कि वो कोई नारे शारे लगा सकें या कोई प्रोटेस्ट कर सकें, ये बेचारे माशाल्लाह अल्लाह ताला के स्पेशल लोग होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन, इनका मेंटली रिटार्डेड होने का बहुत चांस होता है, जहनी तवाजुन इनका बहुत कमजोर और खराब होता है, इनको असिस्टेंस की जरूरत होती है, ये अकेले परफॉर्म नहीं करते, इनके साथ कोई ना कोई आपको बड़ा या कोई नर्स या कोई इस किस्म का अटेंडेंट अटैच करना पड़ता है। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो जाके जो है ना वो किसी भी किसी पॉलिटिकल एजेंडा या किसी उसका शिकार। मदिया कह रही है हमको आवाज नहीं आ रही,
बाकी सबको आवाज आ रही है? ये आवाज आप आ रही है और क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप अपनी कनेक्शन चेक कर लीजिए। अच्छा, सो बेसिकली ये है कि आप, ये वो लोग हैं जो स्पेशल हैं, ठीक है। स्पेशल इस तरह है कि जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह के भी आपने पेशेंट्स देखे हैं, उस तरह इन सबको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, ये किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते। इसी तरह ये देखें, ये भी एक्स 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 हो गया, इसमें 3 एक्स हो गए, तो ये सुपर फीमेल बन जाती है। तो लेकिन अगेन ये भी, इनको जो है ना मेंटली रिटार्डेड, ये देखिए मेंटली रिटार्डेड होते हैं और इनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए। फिर ये तो एक्स 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 वाई वाई था, ये एक्स एक्स वाई है, ठीक है। तो इसमें भी ये क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है साथ में, ये एक्स ओ है। यानी ये देखें, इधर हमारी तरकीबें ही खराब होगी, तो हमारी खीर या बिरयानी कैसे पकेगी? क्योंकि जो है वो रेयर इंस्टेंस में इस तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे हमें पता, ऑब्वियसली कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें कोई ना कोई, जैसे आप सोचे बड़े से बड़े ब्रांड की फैक्ट्री में एक उसका फैक्ट्री आउटलेट होता है जहां पर कुछ हल्की थोड़ी बहुत गड़बड़ वाली चीजें जो है वो फॉर सेल नहीं जाती। तो इसी तरह कहीं ना कहीं इसमें अगर रेसिपी में गड़बड़ हो गई है तो आपके ये ऑब्वियसली डेवलपमेंट में और आपकी जो हलीम और खीर पकनी है उसको ये अफेक्ट करेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट क्या चीज है? बर्थ डिफेक्ट ये है कि ये कोई भी स्ट्रक्चरल गड़बड़ होती है, यानी जो एक किसी चीज के बनने में कोई गड़बड़ हो रही है किसी भी किस्म की, जो कि पैदाइश के तौर के वक्त जो है वो आपको पता चल जाती है। अब तो खैर बहुत सारे टेस्ट हैं जो पैदाइश से पहले भी पता चल जाते हैं, लेकिन इनको बर्थ डिफेक्ट कहते हैं। यानी पैदाइशी तौर पे कोई नुक्स है जो कि जाहिरी भी हो सकता है, ठीक है, देखने में नजर आ रहा है, वो अंदरूनी भी हो सकता है, यानी इंटरनल ऑर्गन, जैसे अब हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो अंदरूनी भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भी हो सकता है जो फिजिकली ना जाहिर हो रहा है और ना अंदरूनी भी आपको अल्ट्रासाउंड या एमआरआई वगैरह पे ना पता चले, बट कोई ऐसा एंजाइम या केमिकल का एक बहुत मेजर पोर्शन मिसिंग हो जिसकी वजह से बच्चे की वर्किंग खराब हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये बर्थ डिफेक्ट में या कंजेनिटल डिफेक्ट इनको कहते हैं, ये उसमें आ जाती है। तकरीबन 12 से 20वां जो हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, इसमें जो आपके एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर सेक्स पता चल सकती है, एज मिनिमम एज 12 हफ्ता, लेकिन यूजुअली 14 से 20 के बीच में ज्यादा बेहतर सेक्स जो है वो नजर ऑर्गन्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जो स्क्रोटम वगैरह होता है और पेनिस होता है जेंट्स का, वो बच्चे का नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कि 12 से 20 का टाइम पीरियड है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो अब तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ब्लड के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जो माँ के ब्लड के भी हो सकते हैं और जिस थैली के अंदर बच्चा होता है उसके फ्लूइड के भी टेस्ट होते हैं, स्कैनिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म के अल्ट्रासाउंड है और मुख्तलिफ स्कैन्स हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स भी, अब तो वजाइना के अंदर से वो स्कैन ले लेते हैं। तो उससे ये कि बर्थ डिफेक्ट के जो बेबी के हैं वो पैदा होने से पहले भी अब पता चल जाते हैं, और पैदा हो के भी फौरन अगर कोई डाउट फील हो डॉक्टर्स को, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो गायनी वाले उसको पीड्स वालों के हवाले कर देते हैं जो बच्चों के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और पीड्स में भी आगे एक सेपरेट न्यूनेटोलॉजी होती है जो बिल्कुल ही शीरख्वार, जो बच्चे बिल्कुल नए नए नौमौलूद होते हैं, उनकी स्पेशलिटी होती है। तो ये वो फिर पूरा चेक करते हैं बच्चे को कि बच्चा रोया कितनी देर बाद, या नीला तो नहीं हो गया था, सांस सही ले रहा है, क्या क्या चीजें, वो सारा उसको प्रॉपर चेक करते हैं। उसकी बकायदा एक स्कोरिंग होती है, आई थिंक उसको एबगर स्कोरिंग कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो स्कोरिंग करके आपको कार्ड पे लिख के देते हैं कि बच्चा पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक है। कुछ कंट्रीज जो हैं जिसमें पेरेंट्स, स्पेशली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उसमें पेरेंट्स को बहुत शौक होता है, या ददियाल या ननियाल वालों को बहुत शौक होता है बच्चे के पैदा होने से पहले सेक्स जानने का। लेकिन उसका थोड़ा सा नुकसान ही होता है कि कुछ कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में तो नहीं लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये है। कहीं पर अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम में भी है ये मसला कि बेटियों का सुन के लोग जो है वो अबॉर्ट करा देते हैं। तो उस केस में बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये जो पैदाइश से पहले सेक्स का अल्ट्रासाउंड है, या डॉक्टर के लिए पनिशेबल है, ये डॉक्टर के लिए भी और जो करवा पूछ रहा है उसके लिए भी पनिशेबल है कि वो इंक्वायर नहीं कर सकता कि अल्ट्रासाउंड में बेटा है या बेटी है। ठीक है, सो अब क्यों होता है ये? मतलब जो हमने देखा कि रेसिपी में जो गड़बड़ हो गई या बर्थ डिफेक्ट्स जो आ रहे हैं उसके कॉजेज क्या क्या? तो कॉजेज जो हैं वो हमारे पास सबसे पहले तो क्रोमोसोम के लेवल पे हो गई कि वो शायद अल्लाह ताला की तरफ से भी कभी आजमाइश होती है इंसान के लिए कि जो आपकी रेसिपी है उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, वो जो हमने पीछे पढ़ी है एक्स वाई वाई एक्स 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 वाला चक्कर हो जाता है।
तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का बहुत करम है कि इस पे साइंस भी यही बात करती है और इस्लाम भी यही कहता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे हफ्ते महीने के अंदर अंदर यानी पहले ही जो पहले 3 महीने होते हैं उसके अंदर ही मिस कैरेज हो जाता है। तो माएँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि बच्चा है उनका जो चल आने से पहले ही चला गया। लेकिन ये कुदरत का एक निज़ाम है कि अक्सर होता ये है कि साइंटिफिकली हमने ये बात पढ़ी है कि अगर क्रोमोसोम्स के लेवल पे कोई गड़बड़ हो, तो अल्लाह ताला उस बच्चे को अबॉर्ट कर देता है। ठीक है? तो बहुत सारे अबॉर्शंस जो खुद ब खुद हो जाते हैं दूसरे या तीसरे महीने में मिसकैरेज, उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि उनमें कहीं न कहीं कोई एब्नॉर्मैलिटी डेवलप हो रही होती है, तो कुदरत जो है वो उनको खुद ही साफ़ कर देती है ताकि वो बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली उन पे भी बर्डन ना हो और जब वो पैदा हों तो माँ-बाप के लिए भी वो तकलीफ का बाइस ना बने। ठीक है? तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी जो है वो पहला कॉज़ हो सकती है। दूसरा कॉज़ जो है वो इस किस्म की चीज़ों में हो सकता है कि अगर माँ को कोई वो है, ट्यूमर है कोई, यानी अम्मा के अंदर कोई ऐसा ट्यूमर है जो कि हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ठीक है? हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर है और वो क्योंकि माँ के अंदर ट्यूमर है और वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, तो जो बच्चा पेट में डेवलप हो रहा है, वो हार्मोन माँ वाला जाके बच्चे के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और उससे बच्चे के अंदर मसले-मसाइल शुरू हो जाएँगे। तो अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम माँ को है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा क्योंकि पेट में है और वो माँ से ही सारी खुराक ले रहा है तो उसको अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पे मुख्तलिफ सिंथेटिक हार्मोन्स हो सकते हैं। अच्छा अब ये क्या चीज़ें हैं सिंथेटिक हार्मोन्स कभी-कभी एबॉर्शन को रोकने के लिए भी डॉक्टर्स जो हैं वो हार्मोन देती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और मुख्तलिफ। तो रेयरली कभी वो रिएक्ट कर जाती हैं या बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं लेकिन क्योंकि कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल 100% इफेक्टिव नहीं होती, वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और वो पिल्स खाती रहती हैं और वो फिर 1.5-2 महीने के बाद जाके पता चलता है कि जी प्रेगनेंसी थी और वो पिल्स खा रही थी। तो उस चक्कर में भी बर्थ डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं क्योंकि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं और उधर प्रेगनेंसी हुई हुई है और आपको पता नहीं है, तो वो एक एक्सटर्नल हार्मोन की सोर्स आपकी बॉडी में जा रही है और वो बच्चे को अफेक्ट करेगी। नंबर 4 पे इन्फेक्शंस हैं, जिसके अंदर मीज़ल्स होता है, रूबेला होता है, हर्पीज़ है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, इस किस्म के कोई भी इन्फेक्शन अगर माँ को हेपेटाइटिस वगैरह है तो उसका इलाज साथ-साथ आइडियली तो पहले ही कराएँ, क्योंकि हेपेटाइटिस की कुछ किस्में हैं जो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं माँ के खून से। इसी तरह जो मीज़ल्स, रूबेला और मुख्तलिफ और बीमारियाँ हैं, वो बच्चे के अंदर अगर वो माँ को हो जाएँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो बच्चे के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के बर्थ डिफेक्ट पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा हार्मफुल मेडिसिन्स हैं, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि नॉर्मली हमें ओवर द काउंटर मिलती हैं जैसे कि डिस्प्रिन, एस्प्रिन होती है सॉरी, डिस्प्रिन ट्रेड नेम है, एस्प्रिन उसका फ़ॉर्मूला है। एस्प्रिन हो गई, स्लीपिंग पिल्स हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो सर दर्द की दवाइयाँ हैं या नॉर्मल दवाइयाँ हैं। माँ को नींद नहीं आ रही, वो पहले से स्लीपिंग पिल खाती थी, उसने जी नींद के लिए निकाल के अपनी ट्रैंक्विलाइज़र खा ली या सर में दर्द हुआ तो डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ घोल के पी ली। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको पता है कि दवाइयाँ सिर्फ़ आपने डॉक्टर से पूछ के लेनी है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, क्योंकि रैंडम अगर आप कोई भी दवा खाएँगे तो जो एस्पिरिन है, वो बहुत मेजर कॉज़ है बच्चे के दिल में सुराख करने का, ठीक है? तो अगर प्रेगनेंसी में कोई एस्पिरिन खा लेगा तो उसके बहुत चांस है कि खुदा ना खास्ता बेबी को दिल में सुराख का मसला हो जाए। ठीक है? इसी तरह केमिकल रेडिएशंस एक्सपोज़र है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जैसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ स्प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जैसे आप देखें ना हमारे पाकिस्तान में कराची जैसे बहुत पोल्यूशन है वहाँ पर या इस वक्त लाहौर जो है वो इस वक्त टॉप मोस्ट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब है आजकल विंटर्स में। आलूदा तरीन शहर उसको अक्सर आए दिन जो है वो दुनिया का टाइटल मिल रहा होता है। तो इस किस्म के जो मसले हैं वो जब माँ ये केमिकल या रेडिएशन या इस किस्म की जो पोल्यूटेड सिचुएशन है वो जब अपने अंदर लेगी तो वो डेफिनेटली बच्चे को अफेक्ट करेगा। इसी तरह अल्कोहल ये मुस्लिम्स में तो नहीं है मसला लेकिन बाहर के मुल्कों में जो डिसबिलीवर्स हैं वो प्रेगनेंसी में शराब है, ड्रग्स हैं, सिगरेट नोशी है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये भी बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा नंबर 8 पे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसमें ट्रेटिनॉइन होती है जो कि अक्सर एंटी एजिंग या दानों के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड होता है जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है।
एंटी एक्नी के ट्रीटमेंट्स हैं, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ये वो चीजें हैं जो कि यूजुअली नहीं पता होती लोगों को, और वो अपनी ब्यूटी रिजीम के अंदर ये यूज करते रहते हैं, या वो खा रहे होते हैं, या वो लगा रहे होते हैं, या वो फेशियल में ऐसी प्रोडक्ट्स उनके पार्लर वाली यूज कर रही होती हैं जिनके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और फिर ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनके बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। नंबर 9 पे मदर की एज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली तकरीबन 35 से 40 साल से ऊपर जितना माँ होती जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम एक मेंटली बीमारी होती है जिसके अंदर बच्चे का जो है वो लाइफ स्पैन भी कम होता है, और इसके अंदर उसकी मेंटल रिटार्डेशन के प्रॉब्लम्स, इस किस्म की चीजें होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो मदर की एज से कनेक्टेड होता है, यानी 40 से जितना ऊपर जाएगी उतना चांस बढ़ता जाएगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का या कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होने का, जो फैमिली में रन कर रही होती है, चांस बढ़ जाता है। तो ये कॉजेज हो सकते हैं बर्थ डिफेक्ट के, यानी पैदाइशी तौर पे जो कोई मसले हैं। अब कुछ फ्यू एग्जांपल्स मैंने इसकी तस्वीरें लगाई हैं, अगर आप ये देखें, ये जो पहली तस्वीर है ये दिल की है, अंदर से क्रॉस सेक्शन है, यानी आप समझें कि जैसे दिल को काटा है। तो इसमें जो है वो ये देखें, ये सुराख है, ये दिल में सुराख है, इसमें ये दोनों, ये बीच में ना ये आपकी बंद होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों गंदा खून और साफ खून के बीच में बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सुराख है, और यहाँ से क्या होता है, बच्चे का गंदा और साफ खून मिक्स हो रहा होता है। तो ऐसे बच्चे यूजुअली ये होता है कि पैदाइश के बाद कुछ दिनों के बाद माँ कंप्लेन करती है कि ये रोता है तो बिल्कुल नीला हो जाता है। तो वो नीला बेचारा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो रोने में उसकी एनर्जी लग रही होती है, और यहाँ से जो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ मिक्स होने लगता है, और फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि उसके दिल में सुराख है। इसी तरह एक कंजेनिटल क्लब फुट है, इसके अंदर देखें बच्चा पैदाइशी तौर पे इसका ये पाँव इस तरह मुड़ा होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा, लोग पे बेचारे रोड पे जा रहे होते हैं तो वो पाँव सीधा नहीं होता, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें जूता भी वो पहनना मुश्किल होता है उनका। सो पाँव ये मुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्लब फुट। अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस हम सबने सुना हुआ है, कोई ना कोई जानने वाला इर्द गिर्द में बच्चा ऐसा निकल आता है जो कि दूध हजम नहीं कर सकता, तो नॉर्मल डेयरी मिल्क के बजाय उसको सोया मिल्क या इस तरह की चीजें देते हैं। हालांकि ये पैदाइशी तौर पे आपको नजर नहीं आएगा, बच्चा वैसे ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो दूध को हजम करने वाला लैक्टेज एंजाइम है वो मौजूद नहीं होता। तो वो पैदाइशी तौर पे उसके अंदर नहीं होता, तो वो शुरू के हफ्ते 10 दिन में ही आप को पता चल जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो वॉमिट करने लगता है, जैसे दूध पीता है तो उसको गैस होती है और वो वॉमिट करता है और दूध उसको हजम नहीं हो रहा होता। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। इसी तरह ये बीमारी होती है, आपने देखी होंगी पिक्चर्स इसकी, क्लेफ्ट लिप कहते हैं, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लेफ्ट का मतलब है जैसे कटी हुई या सुराख हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चे का जब ये बनता है तो दोनों साइड की जो ये इधर से और इधर से जो दोनों साइड के टिश्यू हैं वो आके सेंटर में इस जगह पे ज्वाइन करते हैं। तो अगर वो ज्वाइन करना रह जाए, ये ज्वाइन ना करें, तो ये इस तरह से खुला रह जाता है। इसको फिर जो है ना, यानी ऊपर ये नाक और मुंह ये दोनों खुले हुए होते हैं आपस में, तो इसकी है कि फिर सर्जरी करके इसको रिपेयर किया जाता है, यहाँ से बंद कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, इसी तरह ये पॉलीडेक्टाइल है, इसमें देखें हम सबकी 10 उंगलियां हैं, लेकिन कभी कभी ये एक एक्स्ट्रा निकली होती है तो 11 हो जाती हैं, ये भी बर्थ डिफेक्ट है। इसी तरह ड्यूडेनल एट्रेजिया है कि ये देखें पेट की नाली है, ये पेट की नाली आंतों में जा रही है, छोटी आंत आ गई ये सारी, लेकिन छोटी आंत और पेट के बीच में इधर से देखें ये पाइप, जैसे आप कभी पौधों को पानी दे रहे हैं और बीच में पाइप जो है उसको दबा दें, तो क्या होगा कि वो जो पीछे से, या तो जहां से नलके में से पाइप लगा होगा वहां से वो पाइप नलके से निकल जाएगा, या कुछ ना कुछ और धमाका होता है। तो सिमिलरली जो बच्चे जिनका ड्यूडेनल एट्रेजिया होता है, तो यहाँ तक जब वो दूध पी लेते हैं और पेट भर जाता है तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाती है और साथ में वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये देखें आगे से तो रास्ता ही बंद है। तो ये भी आपको शुरू में आइडिया हो जाता है, डॉक्टर्स देख लेते हैं और उसके बाद इन सब का मतलब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स काउंट होते हैं। अब हम मेन बात पे आ जाते हैं, जो इंटरसेक्स की हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब इंटरसेक्स या हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट वैसे जो है वो जानवरों में टर्म यूज होती है, पहले ये इंसानों में यूज होती थी, अब इसको नहीं यूज किया जाता। हर्माफ्रोडाइट जो है वो जैसे आपका अर्थ वॉर्म होता है, ठीक है, केचुआ जिसको कहते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होता है। और हर्माफ्रोडाइट वो जानवर या वो पौधे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे या जानवर में हो। ठीक है, यही जो केचुआ होता है उसका मेल फीमेल अलग नहीं होता, केचुए के अंदर ही मेल और फीमेल की दोनों की चीजें पड़ी होती हैं, और वो उधर से ही अंडे दे के और आगे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो अब इंटरसेक्स हम वर्ड यूज करेंगे, हर्माफ्रोडाइट ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं यूज होता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, पढ़ने के लिए हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं।
ये बेसिकली गड़बड़ क्या हो रही है, ये आपके या तो वो जो हमने खीर और हलीम बनाई थी उसके इंग्रेडिएंट्स में गड़बड़ हो रही है, यानी जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो बन सही नहीं रही, या कुकिंग में मेथड जो है ना आपका, आपने खीर और हलीम जला दिए, ठीक है, यानी वो बन तो गई, आपके इंग्रेडिएंट्स जो टेस्टिस और ओवरीज थी और यूट्रस वो सही बन गए, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पर जब पैदा हुए, जैसे ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे पता चलता है कि बेटा हो या बेटी, उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स देख के पता चलता है कि बेटा हो या बेटी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऑर्गन्स जब आप देख, बच्चा पैदा हुआ तो पता नहीं चल रहा होता, यानी वो ना लड़के वाले होते हैं ना लड़की वाले होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। उनको, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरसेक्स या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और इसमें इंटेंसिटी फर्क फर्क हो सकती है, यानी कुछ जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग रही होती है, लेकिन मेजरली आपको नजर आ रहा होता है, जैसे हम आगे तस्वीरें देखेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। और कुछ जो है वो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहे होते कि इसमें क्या मसला है। तो ये जो कंडीशंस हैं, जो इस तरह की सेक्सुअल जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं डीएसडी। ये देखें, ये लिखा है डीएसडी, यानी डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे के ड्यूरिंग जो अंदर माँ के अंदर पेट में जो डेवलपमेंट हो रही थी उसके सेक्सुअल चीजों की, उसमें कोई गड़बड़ है। और तकरीबन 5,000 में से एक जो बच्चा है, यानी 0.02%, आप ये देखें इसकी, ये बहुत कॉमन नहीं है, यानी हर 5,000 में से एक बच्चा जो है वो इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। अब इसमें जो है वो इंटरसेक्स में दो तरह की मसला है। एक वो है जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट कहलाता है, यानी ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट कौन से हैं जिसमें वाकई में इतनी कंफ्यूजन है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा। मतलब इसमें जो है वो पुराने जमाने में, साइंस तो खैर अब नहीं कंफ्यूज होती, लेकिन पहले जमाने में ऑब्वियसली जब इस तरह टेस्ट और इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो उसमें ऑब्वियसली एक दाई या जो भी बच्चे डिलीवर कराती थी खातून, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए, यानी उसको समझ ही ना आ रहा हो। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ट्रू हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट है। ये कौन होता है कि इसके अंदर जो है वो ओवरी, यूट्रस, टेस्टिस, ये दोनों, यानी ओवरी भी मौजूद होती हैं और टेस्टिस भी मौजूद होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये पूरी पूरी हो, यानी ये आधी आधी डेवलप हुई, ठीक है। यानी आपकी जो समझें कि जो हलीम है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें चीनी गिर गई, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ मसला हो गया तो वो कुछ समझ नहीं आई कि ये मीठी थी या ये नमकीन थी, राइट। सो बेसिकली ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर आपको ओवरी और टेस्टिस दोनों का टिश्यू मिल रहा होता है, ठीक है। और बाहर से अगर आप देखते हैं तो आपको या तो सिर्फ जो है सुराख सुराख होंगे एक्सटर्नली, या आपको विजाइना और पेनिस दोनों मिल जाएगा, उस जैसे स्ट्रक्चर दोनों मिल रहे हैं, तो ये बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन ये समझें कि ये दुनिया की तकरीबन रेयरेस्ट तरीन प्रॉब्लम है। इसमें आप देखें कि ये देखें परसेंटेज, आप जरा काउंट शुरू करना शुरू करें, मेरे तो जीरो भी काउंट करने मुश्किल हो जाते हैं, कि ये यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, यानी पॉइंट इतने, ये तकरीबन ये ऑलमोस्ट जो है ना वो आपके 10,000 में से एक बच्चा जो है वो इस किस्म का होता है, जो कि अब क्योंकि साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है तो ये परसेंटेज और कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी रेयर डिसऑर्डर, लेकिन इसको हम ट्रू हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अच्छा, एक टर्म जो है उसमें क्या है, सूडो हर्माफ्रोडाइट। ट्रू का मतलब सच, सूडो कहते हैं फॉल्स को, ठीक है, सूडो, ये फॉल्स, यानी एक सच्ची मुच्ची वाकई में उसके अंदर दोनों चीजें मिक्स हैं, और एक नकली है। नकली क्या है, हम इस डायग्राम को भी पढ़ेंगे, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए बेशक अभी आप ऊपर ये टेक्स्ट को फोकस कर लें। अच्छा, फॉल्स का मतलब इसमें क्या होता है कि अगर जो आप देखें तो उसका जो बच्चा है उसका जो रेसिपी होगी वो एक्स एक्स या एक्स वाई होगी, ठीक है। और उसी हिसाब से उसके अंदर ओवरी या टेस्टिस होंगी, यानी अगर वो बच्ची है तो उसकी ओवरीज हैं अंदर और यूट्रस है, और अगर बच्चा है तो अंदर टेस्टिस। लेकिन जो बाहर से आप देख रहे हैं वो उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, यानी बच्ची जो है वो उसकी तरकीब, खीर की तरकीब भी सही है, खीर के इंग्रेडिएंट भी सही है, लेकिन जब खीर पक के निकली तो वो खीर जैसी टेस्ट नहीं कर, ठीक है। हेलो। तो बच्चा जब जी जी सॉरी, आपकी आवाज बंद हो गई थी और 30 अच्छा, सेकंड। ठीक है, अब आ रही है आपको? जी जी जी। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो सूडो हर्माफ्रोडाइट है उसके अंदर आपके रेसिपी भी ठीक है, आपके इंग्रेडिएंट्स भी ठीक है, सिर्फ ये कि ओवरीज या टेस्टिस जो हैं वो बच्चे की जो ओवरीज और टेस्टिस हैं वो काम नहीं कर रहे सही, यानी अभी बच्ची पैदा नहीं हुई
लेकिन बच्ची ने जो अंदर पेट के अंदर ही उसकी ओवरीज थी, उन्होंने जो केमिकल बनाना था, जिस केमिकल की वजह से उसका जो प्यूबिक एरिया डेवलप होना था वो नहीं हुआ सही। ठीक है, सो इसमें क्या है, जो औरतों वाले में होता है उसमें आपके XX क्रोमोसोम है, अंदर ओवरी है, ठीक है, लेकिन बाहर का जो जेनेटिक, अब इस तस्वीर पे आ जाए, ये देखें, ये अंदर से बच्ची हम सारे इस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये यूट्रस है पीछे और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो ये हम जहां से यूरिन पास करते हैं ये वो सुराख है और ये हमारा पीरियड्स वाला सुराख है। ठीक है, और बाहर से ऑब्वियसली ये इस तरह होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब क्या हुआ कि अगर बच्ची की माँ को कोई ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर मेल हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो वो ट्यूमर का जो मेल हार्मोन है वो माँ के पेट में बच्ची को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी वो ट्यूमर माँ को है और वो सिक्रीट मेल हार्मोन कर रहा है, तो क्या होगा कि बच्ची की ना, ये देखें, ये जो क्लाइटोरिस होता है, ये सामने छोटी सी एक चीज होती है, ये थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अब ये बच्ची जब पैदा होगी तो अपेरेंटली इसकी सारी चीज औरत वाली है, लेकिन ये जो सामने छोटी सी एक नोड्यूल्स है ना, ये थोड़ा बड़ा होगा। तो डॉक्टर देखते साथ ही इसको पहचान जाएगी कि इसको जो है ना कोई मसला है, हार्मोनल, इंटरनली हार्मोनल मसला था, या तो माँ को था या बच्ची का कोई मसला था। और डॉक्टर कहेगी है ये बच्ची ही, क्योंकि इसके अंदर ये देखें, ये विजाइना की ओपनिंग भी है, ये पिछली वाली जगह की भी ओपनिंग है, यूरेथ्रा कहते हैं इसको, और ये थोड़ा सा बस बड़ा है सामने वाला इस। ठीक है, सो ये ऑप्शन है। लेकिन अब क्या हुआ कि मसले बहुत ज्यादा थे, इंटरनली हार्मोनल मसले थे, या वो बच्ची पैदा होने के बाद उसका कोई एक बीमारी होती है जिसको हम CAH कहते हैं, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, यानी बच्ची के जिस्म में मेल हार्मोन्स बन रहे होते हैं, छोटी बच्ची के जिस्म में। तो वो क्या करता है कि ये आपकी जो साइड की जो हमारी जगह होती है, इसको ज्वाइन करके ये देखने में लगता है कि ये स्क्रोटम है। यानी बच्ची जब पैदा हुई तो ऐसा लग रहा है देखने में स्क्रोटम है, लेकिन अंदर टेस्टिस नहीं है, यहाँ पर ये खाली है, और सामने से थोड़ा सा ये बड़ा हुआ भी हुआ है। तो इस तरह के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये देखिए सारी स्टेजेस हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, लेकिन बस ये कि इसमें अगर माँ के अंदर कोई मसला है हार्मोन का, या बच्ची के पैदा होने से पहले ही उसके एड्रिनल ग्लैंड कोई गलत हार्मोन बनाना शुरू हो गए, तो उसमें बच्ची एक्सटर्नली ऐसी देखना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साइंस में इतनी जो है वो तरक्की है कि ये सारे जो बच्चे इस किस्म के खुदा न खास्ता पैदा हों, इनको फौरन डॉक्टर्स देख लेते हैं, इनके हार्मोन्स को भी ट्रीट हो जाता है, और खुदा न खास्ता अगर वो इस स्टेज तक बच्ची आई है जो देखने में उसका पेनिस लग रहा है, लेकिन ये स्क्रोटम खाली है, इसके अंदर कोई टेस्टिस नहीं है, तो इसकी फिर वो जेनेटिक चेकअप कर लेते हैं कि ये XX क्रोमोसोम है। साथ जब इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये देखिए अंदर यूट्रस पड़ा होगा, ओवरीज पड़ी होंगी, तो इस बच्ची की वो यहाँ से सर्जरी करके और इधर जो इसका सुराख वगैरह है, इसको सारे यूरेथ्रा को ठीक करके इसको एक नॉर्मल फीमेल बना देंगे। ठीक है, अच्छा, आप सबको समझ आ रही है? कहीं पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं लग रही कोई चीज? अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप, हम इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते हैं। इजी है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली मतलब माँ के पेट के अंदर अगर कोई मसला चल रहा है तो उसकी वजह से बच्ची बाहर से बैरूनी तौर पे देखने में ऐसी कहीं पर किसी स्टेज पे आएगी, और जब ये बच्ची पैदा होगी तो और थोड़ी सी परेशानी होगी देखने में, डॉक्टर भी इनिशियली देखेंगे, उसको गौर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, ये सारी चीजें ट्रीट हो सकती हैं, या ये इनमें से कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो ट्रीट नहीं हो सकता। इसी तरह हम अगली तस्वीर पे चलते हैं। एक सेकेंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन स्टेज 4 एंड 5 अगेन इन डायग्राम? अच्छा जी, स्टेज 4 एंड 5 जो है इसमें यही हो रहा है कि जो बच्ची के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है वो या तो मेल हार्मोन बना रहा है, या माँ के अंदर कोई ट्यूमर है जो कि मेल हार्मोन बना रहा है। तो बच्ची अंदर से देखें, उसका यूट्रस है और ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये देखें यूट्रस है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि मेल हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दे रहा है, तो उसका ये देखें इस तरह से पेनिस टाइप डेवलप हो गया है, और जो पिशी वाली जगह थी और जो पीरियड्स वाली जगह थी वो ज्वाइन होके एक ही सुराख बन गया। ये देखें इस जगह पे ये सुराख। ठीक है, और ये जो इसको लिबिया मेजोरा कहते हैं औरतों में, ये जहां से हम अपने प्यूबिक हेयर हटाते हैं, ये वो जगह है। तो ये क्या करती है, ये मेल हार्मोन के इंप्रेशन में आके जुड़ इस तरह जाती है जैसे ये देखने में लग रहा है कि ये स्क्रोटम है, लेकिन ये स्क्रोटम नहीं है। ठीक है, ये स्क्रोटम नहीं है, इसमें टेस्टिस नहीं है।
और इसी तरह ये स्टेज 5 ये मैक्सिमम है, यानी अगर आप अम्मा के बहुत ही कुछ दीद है ट्यूमर या बहुत ही स्वेयर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है बच्ची को, तो उस केस में ये इस तरह वाला मसला होता है। लेकिन जब भी इसका आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यहाँ पर एक तो इसकी ये स्क्रोटम जो लग रहा है ये खाली है, इसके अंदर टेस्टिस नहीं है। दूसरा ये कि अल्ट्रासाउंड में क्लियरली ओवरी और आपको यूट्रस मिलता है। ठीक है, सो ये सारे सर्जिकली ट्रीट हो सकते हैं, इनको आप कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सी स्टेज है, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ये इसमें अगर ओवरीज फंक्शनल हैं और यूट्रस भी सही है तो आपके जो सूडो हर्माफ्रोडाइट है, ये फॉल्स वाले, इनका अगर इलाज टाइमली हो जाए तो ये पीरियड्स भी इनको हो जाएंगे और ये प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे, मैं आपको दिखा देती हूँ, सेकेंड। ये जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट हमने पढ़े थे, इसके केस में जो है वो आपको लग के इलाज इसका भी हो जाता है, ये भी किसी एक तरफ लग जाते हैं, क्योंकि साइंस में अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है। लेकिन इसमें जो फर्टिलिटी है वो कंफर्म नहीं होती। लेकिन जो सूडो वाले हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ आप समझें कि आपकी बिरयानी सॉरी जो हलीम है वो बिल्कुल सही बनी थी, लेकिन एंड में थोड़ा सा बस टेस्ट का मसला हो गया, तो आप इसको जरा इलाज करवा देंगे तो ये बच्चियां, इनको पीरियड्स भी होते हैं और इन बच्चियों की प्रेगनेंसी भी हो जाती है, ये माएँ भी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज नहीं है जो ट्रीटेबल नहीं है, सिर्फ लोगों को अवेयरनेस चाहिए। इसी तरह अच्छा, अब हम मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट पढ़ लेते हैं कि बच्चा जो है मर्द वो अंदर से XY है, ठीक है, साथ उसको टेस्टिस भी अंदर बनी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना वो हाँ इंशाल्लाह हम एंड में लेंगे, क्योंकि बीच में फिर वो थोड़ा सा मेरा टेम्पो ब्रेक होता है। टेस्टिस जो है ना वो भी है इसके पास, लेकिन जो एक्सटर्नल, अच्छा अब इस तस्वीर को थोड़ा सा मैंने कवर इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे आपको ये पढ़ानी भी थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि लाइव तस्वीर में हम और भी बहुत ज्यादा देखें, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह कवर कर दिया। तो ये अगर बैरूनी तौर पे देखें तो ये बच्ची जब पैदा हुई होगी तो ये बच्ची लग रही है, लेकिन ये बच्ची नहीं है, ये बच्चा है। ठीक है, अब डॉक्टर ने क्या किया होगा, जब इसको पीडियाट्रिशियन ने और न्यूनेटोलॉजिस्ट ने चेक किया होगा, तो बाहर से तो ये बच्ची लग रही है, लेकिन इसका जो वजाइना नहीं होगा, या जब उसने यहाँ से उसको पैल्पेट किया तो ये देखें, ये जो 2 सर्जरी करके निकाल रहे हैं ये टेस्टिस हैं। ठीक है, अब ये किस सिचुएशन में होती है, ये एक सिचुएशन, मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन एक जो बड़ी कॉमन सिचुएशन ये है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो बेटे की बात हो रही है, तो उसकी टेस्टिस जो है एब्डोमेन में होती है। सिर्फ पैदाइश से कुछ हफ्तों पहले, कुछ दिनों पहले ये टेस्टिस जो होती हैं ये यहाँ से उतर के स्क्रोटम में आती हैं या नीचे। ठीक है, तो अगर वो नहीं नीचे उतरी तो तब भी आप देखेंगे कि वो डॉक्टर जो है वो उसको ऑपरेट करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, इस बच्चे के केस में इस बीमारी को कहते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ठीक है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारी टेस्टिस हैं बच्चे की वो सही बनी है, लेकिन ये जो हार्मोन बना रही हैं वो हार्मोन जहां जाके इस जगह पे काम करना चाहिए था ताकि इसका पेनिस और स्क्रोटम बने, वो रिसेप्टर यहाँ से गायब है। यानी ये हार्मोन तो बना रही है, लेकिन ये जो जहां जाके उसने पेनिस और स्क्रोटम बनाना था इस जगह पे, वो डेवलपमेंट के बीच में वो जो जगह थी, यानी आपने किसी को ऑर्डर दिया, अब जो ऑर्डर सुनने वाला है वो ऑर्डर माने ही ना, तो आपका काम तो नहीं होगा ना। तो ये बेचारा बॉस जो इसने ऑर्डर दिया कि यहाँ पेनिस और स्क्रोटम बनाओ, लेकिन जो ये सुनने वाली जगह थी उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो जब रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये औरत की तरह डेवलप हो गया। ठीक है, उसको कोई सिग्नल ही नहीं मिला यहाँ पर पेनिस और स्क्रोटम बनाने वाला। तो ये जो है ये 20,000 में से एक बर्थ इस तरह की होती है, 0.005। ठीक है, 20,000 जो बर्थ्स होती हैं उनमें से एक बर्थ ऐसी हो सकती है। अगेन इसमें जो है वो क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि जो आपका सेल का रिस्पॉन्स है हार्मोन सिक्रेटेड बाय जो टेस्टिस है वो या तो गड़बड़ होता है या इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उसमें किसी एक स्टेप पे गड़बड़ हो, तो ये लड़कों में पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत रेयर है। यानी आप समझें कि जो हमने पिछली वाली स्लाइड पढ़ी थी लड़कियों वाली, वो फिर भी हो सकती है, ये सुपर रेयर है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि ये देखें आपने, इन्होंने फिर ये ऑपरेट करके चेक किए हैं, और जब आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इस बच्ची अपेरेंटली बच्ची लग रही है, लेकिन इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अंदर टेस्टिस पड़ी होंगी। ठीक है, और यहाँ कोई वजाइना, कोई यूट्रस, कुछ नहीं होगा, ये सारा कुछ यहाँ से बस वो एक पिशी की जगह होगी और पीछे वो पॉटी वाली जगह होगी, बीच में कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो ये भी अगेन पॉसिबल है, और इसमें भी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसको डॉक्टर्स ट्रीट करके सर्जिकली हार्मोन्स के साथ इसको जो है वो नॉर्मल कर देते हैं। ये को खुदा ना खास्ता सारी जिंदगी इस तरह नहीं रहेगा बच्चा। ओके, अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड पे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेरे साइंस तो हमने बहुत पढ़ ली, अब देखते हैं मजहब क्या कहता है इस बारे में। सो मजहब में जो वर्ड जो जनरली हमारे पास यूज होता है वो खुंसा का वर्ड यूज होता है। खुंसा जो है वो इंटरसेक्स के लिए यूज होता है वर्ड। और ये एक जहाँ से ये निकला है वर्ड, उसका मतलब है कि कोई नरमी या जो नजाकत या टेंडरनेस इसको कह लें आप, जैसे सॉफ्टनेस होती है बेसिकली, उसको उसको कहते हैं खुंसा। ठीक है, इस्लाम ने हमें, यानी ये तो हम साइंस की बात कर रहे हैं ना कि आप अल्ट्रासाउंड करा लें, आप उसका एमनियोटिक सैंपलिंग करा लें, आप उसका डीएनए सैंपलिंग करा लें। इस्लाम ने 1400 साल पहले, जब ये साइंस के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, उस वक्त भी ऑब्वियसली देखें, ये कोई नए नए अभी नई सदी में इंटरसेक्स बच्चे नहीं पैदा होना शुरू हुए। ये जब से इंसान आया है दुनिया में, तब से इस किस्म के मसले मसाइल साथ साथ चल रहे हैं। तो 1400 साल पहले जो है वो सामने हमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दे दिए जो कि मॉडर्न साइंस अब उनको हमें प्रूव करके दे रही है। ठीक है, सो उसमें क्या था कि पुराने जमाने में जब इस किस्म का कोई केस आता था तो उसको देखा जाता था कि बच्चे के अंदर साइंस क्या है। अब सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो ऑब्वियसली पैदा होती है तो उसकी मुझे नहीं निकल आएंगी ना, आप मुझे देख के बता दें कि ये लड़का है लड़की। तो सबसे पहला जो साइन इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि देखा जाता था इस तरह के बच्चों में जिनका एम्बिगुअस जेनिटेलिया, यानी जो मशकूक हो, जो समझ नहीं आ रही कि लड़का है या लड़की, उसमें सबसे पहले देखा जाता था कि उसकी टेस्टिस जो है वो हैं भी या नहीं। यानी अगर तो स्क्रोटम में हाथ लगा के, स्क्रोटम अगर नजर आ रहा है तो उसमें हाथ लगा के देखते थे कि अंदर उसके टेस्टिस हैं या नहीं। अगर स्क्रोटम है, टेस्टिस नहीं है, तो फिर पेट दबा के देखा जाता था कि कहीं पर, मतलब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी तो थी नहीं, तो एब्डोमेन में प्रेस करके देखा जाता था। ठीक है, तो पहली चीज तो टेस्टिस देखी जाती थी, क्योंकि मर्द होने के लिए टेस्टिस होना जरूरी है, अगर टेस्टिस नहीं है तो मर्द ही नहीं है। दूसरी चीज, छोटे बच्चे की बात हो रही है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ, छोटे बच्चे में उसको देखा था जाता था कि वो यूरिनेट कहाँ से कर रहा है, पिशी कहाँ से कर रहा है। ठीक है, तो यूरिनेट जो है वो क्या होता था कि अगर कोई बच्चा जो है उसका सुराख, लेट्स सपोज कि हम ट्रू हर्माफ्रोडाइट की बात करें जिसमें बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, तो अगर उसके सिर्फ दो सुराख है, एक आपको वजाइना का भी नजर आ रहा है और यूरेथ्रा भी नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से देखा जाता था कि कौन से सुराख से पिशी हो रही है। ठीक है, अगर आगे वाले जगह से वो पिशी कर रहा है तो इसका मतलब है वो लड़का है, और पीछे वाली जगह से अगर आ रहा है, जो कि अपरेंटली देखने में लग रहा है कि वो वजाइना का सुराख है, लेकिन अगर पिशी पीछे से आ रही है तो इसका मतलब है वो लड़की है। ठीक है, इसी तरह अगर वो दोनों ये मैं आपको जो स्कॉलर्सली उस जमाने में जो स्टेप बाय स्टेप चलते थे जिस प्रोटोकॉल से, ये मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर दोनों सुराखों से पिशी आ रही है तो ये देखा जाता था कि किससे पहले आना शुरू किया। ठीक है, तो ये तरीका था इसे देखने में। इसके बाद ये तो बचपन की बात होगी, लेट्स सपोज कि कोई ऐसा केस है अब जिसमें बचपन में नहीं समझ आ रहा, तो फिर उसका इंतजार किया जाता था, उसका इंतजार किया जाता था बच्चे का प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में जब है वो आके समझ आता था कि अगर वो लड़का होगा तो उसकी क्या होगा कि ऑटोमेटिकली दाढ़ी नीचे निकलना शुरू हो जाएंगी, उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाएगी, उसकी जबड़े का जो जॉ होता है आपका, जॉ की जो हड्डी होती है जबड़े की, वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है, उसकी जो शोल्डर्स हैं वो चौड़े होने लग जाते हैं। इसी तरह जो पेल्विक बोन होती है, जो कूल्हे की हड्डी जिसको हिप बोन कहते हैं, पेल्विस जो है वो चौड़ा होने लग जाता है। इसी तरह जो उसकी फैट डेवलपमेंट है वो औरत और मर्द की जो है वो फर्क फर्क होती है। मसल, औरत में मसल कम होता है, फैट ज्यादा होती है, और मर्द में मसल ज्यादा होता है, फैट कम होती है। ठीक है, इसी तरह जो जिस वक्त बच्चा बड़ा होगा तो उसमें इजैकुलेशन का, जो मर्दों के अंदर वेट ड्रीम्स और इस किस्म की चीजें वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर इन चीजों के ऊपर जो है वो फाइनली डिसाइड किया जाता था कि ये जो अब मशकूक इसके आज़ा हैं तो ये लड़का है या लड़की। ठीक है, अब अगर डायग्नोस हो गया, ये हम बिल्कुल ये उस वक्त की बात करें जब साइंस नहीं थी, अब तो ये क्योंकि साइंस में आप अल्ट्रासाउंड करें सीधा सीधा और सारी चीजें करें तो मसला ही खत्म हो गया। तो अगर डायग्नोस हो जाता था कि वो लड़का है तो फिर उस पे फर्ज था कि वो ड्रेसअप भी लड़के की तरह करे, वो बिहेव भी लड़के की तरह करे, और वो जिंदगी में हर काम, इबादत से लेकर हर काम वो मर्द की तरह करेगा। ठीक है, सो इनहेरिटेंस, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त सर्जिकल ट्रीटमेंट्स तो नहीं थे कि वो बिल्कुल उसको फिक्स कर देते, लेकिन जो उसके अंदर मेजर साइंस हैं वो अगर लड़कों वाले हैं तो फिर वो लड़का ही बिहेव करेगा, वो लड़के की तरह ही सारी चीजें करेगा, मर्द होगा, उसकी इनहेरिटेंस में हिस्सा भी मर्द का होगा। ठीक है, इसी तरह फीमेल साइंस क्या है, फीमेल्स में अगर ओवरीज और यूट्रस दबाने में फील हो रहे हैं बच्ची के अंदर, विजाइना मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अगर पीछे वाली सुराख से वो पिशी कर रही है, यूरेथ्रा जो है उसका वो पोस्टीरियर है पोजीशन, तो वो लड़की है। अगर तब भी नहीं समझ आता बचपन में तो फिर इंतजार किया जाता था प्यूबर्टी का,
और प्यूबर्टी के अंदर उसको पीरियड्स हो जाते थे, उसके ब्रेस्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे, आवाज बारीक होगी, इसी तरह कमर और जो हड्डियां होती हैं ये मुख्तलिफ जो औरतों और मर्दों में मोर देन 6500 डिफरेंसेस होते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे, फ्रॉम जेनेटिक टू फिजिकल। तो इसमें वो आपको पता चल जाता था देखने में ही कि ये औरत है या मर्द है, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर उसके ऊपर औरतों वाली रूलिंग लगेगी, वो हिजाब भी करेगी, वो नमाज के अंदर भी पिछली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ेगी, वो जो है ऑब्वियसली उसके ऊपर सारी वो चीजें औरतों वाली लगेंगी। इनहेरिटेंस भी उसको 1 पार्ट मिलेगी वर्सेस जो 2 पार्ट्स वाला मेल का की जो इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। तो ये औरतों वाली चीजें उस पर लगेंगी। और इस्लाम में ये हमेशा से ये बात 1400 साल से की गई थी कि अगर किसी बच्चे की जब तक उसकी अगर सेक्स नहीं पता चल रही, जैसे ट्रू हर्माफ्रोडाइट है और उसकी सेक्स नहीं समझ आ रही, तो उसकी शादी नहीं की जाती थी। यानी ये अल्लाह तवक्कल चीज नहीं हो सकती थी कि अच्छा हमें लग रहा है कि, मतलब कोई कहे कि मुझे लग रहा है कि मैं लड़का हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ लड़की से शादी कर लेता हूँ। तो ये लगने वाला कोई चीज नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता, ये याद रखिएगा। हलीम हलीम होती है और खीर खीर होती है। हलीम को ये नहीं लग सकता कि मैं खीर हूँ, और खीर को ये नहीं लग सकता कि मैं हलीम हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जो है वो अगर इसमें से कोई भी नहीं होता था, सिम्टम कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, तो फिर हर्माफ्रोडाइट को इंटरसेक्स ही कहा जाता था। और इसको हर्माफ्रोडाइट डिफिकल्ट या ट्रू हर्माफ्रोडाइट या खुंसा मुश्किल कहा जाता था, ठीक है। यानी उस जमाने में कि ये हमें नहीं समझ आ रहा। समीरा मैं आपको जवाब ये एंड में दूंगी क्वेश्चन के। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ, जो पॉइंट है कि हम जवानी तक इंतजार करते हैं, करते थे, अब तो नहीं करते। अब तो ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे पास साइंटिफिक टूल्स हैं। करंटली जो हमारे पास जेनेटिक लेवल पे XX XY डीएनए क्रोमोसोम्स बड़े आराम से चेक हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हैं, MRI अवेलेबल हैं, पैदाइश से पहले भी हो जाते हैं, पैदाइश के बाद भी हो जाते हैं। कोई अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो फॉरेन मेडिसिन वाले, पीड्स वाले, सर्जरी, गायनी, इवन साइकोलॉजिस्ट, और ये सब हमारे पास टीम्स डॉक्टर्स की मौजूद होती हैं, जो इन बच्चों को, जो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, इनको बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। आप समझे 99.9% इंशाल्लाह ट्रीट हो सकते हैं ये बच्चे। रेयरली कोई इस तरह का केस होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा मसला हो, अदरवाइज ये कि ये नॉर्मल अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं होगा, इनकी शादियां भी हो जाती हैं अगर इनका ट्रीटमेंट सही हो जाए, और इनमें से मेजोरिटी के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं अगर ये टाइमली डायग्नोज करके इनको ट्रीट कर दें। आप ये देखें कि जब हमें कोई पुरानी मम्मियां मिलती हैं जो ये जो एराम मिस्र और इस तरह की जगहों से, तो उसका स्केलेटन देख के सीधा सीधा जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो ये बताते हैं कि ये औरत की मम्मी है या मर्द की मम्मी। क्योंकि औरत और मर्द की जो ढांचा होता है, जो स्केलेटन है, उसको देख के बड़ा साफ आपको पता चल जाता है कि हड्डियों के स्ट्रक्चर में, कॉम्पोजिशन में, थिकनेस में, यानी 95% एक्यूरेसी के साथ आप सिर्फ हिप बोन जो है, जो कूल्हे की हड्डी है, उसके साथ बता सकते हैं देख के कि ये औरत है या मर्द, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूजन वाली कोई चक्कर ही नहीं है कि जैसे हमने कुरान शरीफ में साफ साफ पढ़ लिया कि औरत बनाया और मर्द बनाया और उन्हीं से कबीले फैलाए। रेयर सर्कमस्टेंसेस में, जैसे देखें हमने बाकी बर्थ डिफेक्ट पढ़े कि किसी के दिल में सुराख है या किसी बच्चे के लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो ये रेयर जो है वो शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग भी है। कुछ लोगों के लिए वो ब्लेसिंग ये है कि वो इस आजमाइश के थ्रू, अगर उनकी औलाद पे या उनके अपने अंदर है, तो वो ये आजमाइश अल्लाह ताला उनको जन्नत के करीब या जन्नत में दाखिल करने के लिए उन पे आजमाइश डाल रहा होता है। और कुछ लोगों के गुनाहों का कफारा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने, मतलब ऐसा भी होता है कि एक्सपिएशन ऑफ सिंस हो जाते हैं, कि अगर कोई सब्र कर ले या शुगर कर ले तो अल्लाह ताला उसके दर्जे बढ़ा देता है। तो ये जो रेयरेस्ट इतनी हमने पढ़ी कि 20,000 में से 25,000 में से एक बच्चा है, तो और वो भी अब माशाल्लाह ट्रीट हो सकते हैं, तो ये इसमें सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब इन केस अगर इस किस्म का कोई बच्चा किसी का पैदा हो जाए और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि होना क्या है, तो और उसकी काउंसलिंग ना हो, तो ये क्या होता है कि पेरेंट्स डर के अपनी इज्जत के चक्कर में जो है वो ये स्पेशली जैसे गांव वगैरह में होते हैं, तो क्योंकि अगर हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर खुद ही देख लेते हैं, लेकिन गांव वगैरह में जो रूरल एरियाज में डिलीवरीज होती हैं, उसमें फिर क्या होता है कि ये बच्चों को पता ही नहीं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, और उससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट मिस हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक तो वो डर के मारे किसी से बताते नहीं है,
और बच्चे को वो रखे रहते हैं या जो भी उसके साथ करते हैं, लेकिन ये कि ट्रीटमेंट मिस हो जाता है। तो बच्चा जो बड़े होकर बड़ा एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, जिसके साथ ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये ट्रीटेबल मसला है, वो इस ट्रीटमेंट से महरूम रह जाता है। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो आप उनको बताएं। ठीक है। इसके अलावा अगर ये बच्चे जिनके साथ इस तरह मसला है, इनको ट्रीटमेंट ना मिले तो इनको बड़े होते होते मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यानी अगर किसी बच्चे की टेस्टिस उसके एब्डोमेन में रह गई है, नीचे आई नहीं है, तो उन टेस्टिस के अंदर ट्यूमर और कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है। या कोई ऐसा हार्मोन है जो कि बंद करना चाहिए हमें उसको, यानी वो अगर आप सोचें कि बच्ची है, कोई बच्ची के अंदर मर्दाना हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है और हम उसका इलाज नहीं करेंगे, तो वो फिर मर्दाना हार्मोन उसके सर के बाल गिरा देगा, उसके मुंह पे दाढ़ियां निकाल के उसकी जो हेल्थ है उसको बर्बाद कर देगा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसको पीरियड नहीं होंगे। ये हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज में भी देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसके लिए जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएं वो साथ साथ शुरू कर दें। इसी तरह फिर क्या होता है कि अगर ये बच्चे, अगर आप पेरेंट्स को नॉलेज नहीं देंगे और वो पेरेंट्स जो हैं वो फिर इन बच्चों को उठा के मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज होती हैं, जो इंटरसेक्स के नाम पे मुख्तलिफ, आपको पता है कि सोसाइटी में इस किस्म के कुछ ईवल सेक्शंस भी घूम रहे होते हैं जो इस तरह के बच्चों को आके ले लेते हैं और फिर इन बच्चों को वो ट्रीट क्या करते हैं, वो या तो क्वैकरी वाला, जैसे वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, उस टाइप का कोई ट्रीटमेंट कर देते हैं, या उनको बिल्कुल ही कैस्ट्रेट कर देते हैं, काट देते हैं उनका सारा कुछ, और उसके बाद वो उनसे भीख मंगवाते हैं, उनसे सेक्स वर्किंग कराते हैं, उनको ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों में उल्टे सीधे कामों के लिए उनको भेजते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये औलाद जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत हो सकती है अगर वो इसको सही से समझ के और इसका ट्रीटमेंट करा लें, बजाय इसके कि वो औलाद को किसी ऐसे किसी ग्रुप को दे दें जो कि सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहा हो, और फिर वो बच्चा जो है वो किसी क्रिमिनल ग्रुप का हिस्सा बन जाए। इसी तरह फिर मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये आजकल का बहुत मसला है कि ये क्या कर रही हैं कि ट्रांसजेंडर, हमने बताया था कि खीर जो है वो कह रही है कि मैं खीर नहीं हूँ, आई फील लाइक मैं हलीम हूँ, ये वो कैटेगरी। ठीक है। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अब स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो इंटरसेक्स को अपने साथ, यानी जो हम हर्माफ्रोडाइट वाले हैं, इनको अपने साथ मिला रही है, क्योंकि ये बेचारे इंटरसेक्स वाले जो हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, इनको कुछ पता भी नहीं होता कि इनकी एक्सपोजर नहीं होता बात करने की, ऑब्वियसली इनको पढ़ाई नहीं है, स्कूलों में भेजा नहीं जाता है इनको, डर के मारे, शर्म के मारे। तो उसमें क्या होता है कि ये बेचारे डाउन ट्रोडन से होते हैं थोड़े, ठीक है ना, पीछे रह जाते हैं। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो क्या कर रही है बहुत सारे मुल्कों में, वो इनको अपने साथ मिला के और कुछ कुछ खिचड़ी टाइप पका के राइट्स की, और वो बेसिकली अपने आप को प्रमोट कर रही है, और ये बेचारे जो इंटरसेक्स वाले लोग हैं ये फिर भी वैसे के वैसे, ये जहाँ थे ये उधर ही। तो ये भी एक साइड इफेक्ट डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जो इलीगल इंडस्ट्री, यानी बेगरी, प्रोस्टिट्यूशन और ये किस्म की इंडस्ट्रीज है, ये एक बहुत बड़ा हब बन गई है पैसा कमाने का। तो एक नुकसान ये हो रहा है कि नॉर्मल लोग जो ना इंटरसेक्स हैं, ना ट्रांसजेंडर हैं, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये इस किस्म के ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और ये वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हमने स्टोरियां सुनी है, जो 6-6, 5-5 बच्चों के अब्बे अब्बा हैं, और वो जो है ना वो इस तरह इंटरसेक्स या वो ट्रांस और अजीबोगरीब सी वो ये इसके इसमें इन्वॉल्व होके और वो पैसा कमा रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल ही ठीक है, वो इवन ट्रांसजेंडर भी नहीं है, वो इंटरसेक्स भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें अब जो है वो मुख्तलिफ क्राइम्स इन्वॉल्व हो गए हैं और इसके अंदर पैसा आ गया है, तो आम लोग भी इसके अंदर घुस के सोशल जो आपकी ईवल है उसको प्रमोट करना शुरू हो। ठीक है। सो अगर आप इन बच्चों का इलाज करा देते हैं तो ये बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आप इलाज नहीं करा सकते तो ये इस्लामिक राइट्स जो इनको दीन ने राइट्स दिए हैं एज अ औरत या एज अ मर्द, ये उनसे डिप्राइव हो जाएंगे, जो कि बहुत एक दुखी बात है। उसकी रीजन ये है कि इनको प्रॉपर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस में मसला होगा फिर, क्योंकि देखें ऑब्वियसली जो औरत है उसका 1 पार्ट है, मर्द का टॉइस है। अब वो अगर बीच में लटके रहेंगे तो उसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि औरत और मर्द दोनों का सबसे लोएस्ट पोर्शन इनको देना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर वो ट्रू हर्माफ्रोडाइट है तो उसको मेल और फीमेल दोनों का दे दें हिस्सा, ताकि वो जिंदगी इज्जत से गुजार सके। तो लेकिन ये कंफ्यूजन में मतलब बीच में क्यों लटके रहे, ठीक है ना, वो शादी नहीं कर सकते जब तक उनकी सेक्स नहीं पता चलेगी, आप उनकी शादी नहीं कर सकते। इसी तरह इबादत कैसे करेंगे अब जब उनको पता ही नहीं है कि वो औरत है या मर्द है, तो वो हज पे जाएंगे तो वो एहराम कैसे पहनेंगे। इसी तरह जब वो मर जाएंगे
तो फिर वो मतलब अपनी सोच पे कि मुझे लगता है कि मैं ये हूँ, उस पे नहीं चलते हैं ना। आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करें कि वो औरत है या वो मर्द है। तो उसकी जो तदफीन है वो फिर औरत और मर्द के हिसाब से, उसका कफन उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये बच्चे जो इंटरसेक्स वाले हैं ये ट्रीटेबल हैं, इनको ट्रीट किया जा सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? सारी कहानी तो हमने पढ़ ली, अब हमें मसले का हल देखना है, क्योंकि देखें डिस्कशंस तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मसले का हल क्या है? पहली चीज जो हमेशा याद रखिएगा, हर मसले का हल जो है ना वो इकरा है। इकरा अकेडमी की बात नहीं कर रही मैं, इकरा वर्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वो वर्ड है जो अल्लाह ताला ने पहली दफा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो ये पहला वर्ड अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये पूरी उम्मत मुस्लिमा से जब अल्लाह ताला मुखातिब हुआ, यानी ऑब्वियसली कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई वो इकरा थी। इकरा का मतलब है पढ़ो। ठीक है, रीड। रीड का मतलब है पढ़ने का, मतलब ये नहीं कि अखबार पढ़े बैठ के, इसका मतलब है सीख नॉलेज, इल्म हासिल करो। ठीक है ना, इसीलिए हदीस है कि लहद से महद तक इल्म हासिल करो, यानी गोद से लेके कब्र तक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो इल्म हासिल करना, नॉलेज सीख करना बहुत जरूरी है। अनलाइक वेस्ट, पिछले दिनों ही मैंने किसी से सुना कि उन्होंने मुझे कहा कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ठीक है ना, कि जहालत जो है वो एक नेमत है, कि जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप अल्लाह मियाँ के आगे जाके कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था। तो इट वाज अ फनी थिंग, क्योंकि आप अल्लाह ताला को एक्सक्यूज नहीं दे सकते, स्पेशली आजकल के दौर में जब हर चीज आपकी उंगलियों की टिप पे है। आप अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला सॉरी मुझे पता नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि बेटे नेटफ्लिक्स देखने का टाइम था तुम्हारे पास तो तुमने ये क्यों नहीं पता किया। ठीक है ना, तो इस्लाम इस पे बिलीव नहीं करता। ये वेस्ट की फिलोसफी है कि जहालत जो है नेमत है। इस्लाम कहता है पढ़ो, जानो, इल्म हासिल करो। ठीक है, तो इल्म हासिल कैसे होगा कि आप अपने आप को भी एजुकेट करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं ये इशू, और इसका जो ट्रांसजेंडर वो हलीम और खीर की जो आपस में कन्वर्सेशन थी वो लोगों को बताएं कि ये डिफरेंस है इसके अंदर, खुद भी समझे कि डिफरेंस है। इसी तरह अपने सर्कल में ये लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये सारी चीजें 1400 साल से नहीं, उससे भी पहले से, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, ये बीमारियां, ये चीजें, ये मसले बनी नौ इंसानी को हमेशा से थे। ठीक है, अब थोड़े ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं थे। तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जब साइंस ने इतनी तरक्की की है, जब साइंस से हम एसी चला लेते हैं और हम लाखों मील दूर बैठे बहन भाइयों से जो है वो वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो फिर साइंस को हेल्थ में भी यूज करें। चीजों के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं, इस पे गवर्नमेंट लेवल पे फ्री इलाज होता है बच्चों का। उनको इलाज की फैसिलिटी अवेल करने के बारे में बताएं। इसी तरह अगर कोई प्रेग्नेंट है तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हमने पढ़े हैं उसको अवॉइड करें, और कोशिश करें कि अगर कोई किसी को खांसी है, फ्लू वगैरह है, तो बजाय इसके कि जाके आप ओवर द काउंटर हेडेक वाली दवा ले लें या मुख्तलिफ दवाएं ले लें, बेहतर है कि आप जो आपका शहद है, काली मिर्च है, मुलट्ठी है, इस तरह की चीजों से अपना मसले मसाइल जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं उसके थ्रू हल करने की कोशिश करें। ठीक है ना, बजाय इसके कि आप कोई दवाएं लें। इसी तरह जो हॉस्पिटल डिलीवरीज है उसको इनकरेज करें। जैसे अगर आप के पाकिस्तान में तो अक्सर लोगों के जो शहर में रहते हैं उनके पीछे कोई ना कोई गांव है, तो अपने गांव में या बाहर भी अगर आप रहते हैं तो कोई ना कोई आपका पीछे कहीं, जहाँ थोड़े बैकवर्ड आपके रिश्तेदार रहते हो, और अगर वहां पर हॉस्पिटल डिलीवरीज का इतना ट्रेंड नहीं है तो उनको एजुकेट करें कि हॉस्पिटल में कोशिश करें कि ले जाके कराएं, क्योंकि हॉस्पिटल में एटलीस्ट थोड़े पढ़े लिखे, कोई बहुत फारिग से फारिग हॉस्पिटल भी होगा तो उसमें ऑब्वियसली डॉक्टर या कंपाउंडर भी होगा तो उसको थोड़ा बहुत पता होता है इन चीजों का। ठीक है, या लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, जो दाइयां भी अब गवर्नमेंट्स के लेवल पे मुख्तलिफ ऐसी होती हैं जो कि ट्रेंड होती हैं इस काम के लिए, तो एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई कर लेंगी और वो रेफर कर देंगी, वो आगे आपको कहीं भेज सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा ब्यूटी सैलॉन्स में जरूर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्यूटी सैलॉन्स के अंदर फेशियल की और मुख्तलिफ ऐसी ऐसी क्रीमें वो बना के दे रही होती हैं गोरे होने की और प्रेगनेंसी में ग्लो करने की, उन क्रीमों के अंदर बड़ी तबाही होती है। तो सैलॉन्स के अंदर जो है वो क्योंकि वो भी औरतें हैं और ऑब्वियसली उन्होंने भी कल को माँ बनना है या आगे उनकी बच्चियों ने माँ बनना है, तो उनको खुद ख्याल करना चाहिए कि कोई भी ऐसी क्रीमें क्रूमें ना बना के दें जिसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो प्रेगनेंसी में औरत के बच्चे के ऊपर असर डाले। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है।
इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, ये तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जो कि इन लोगों को, ये जो इंटरसेक्स वाले लोग हैं, इनको सेपरेट करें ट्रांसजेंडर वाले लोगों से। थ्रू किस चीज से सेपरेट करेंगे? मेडिकल बोर्ड बैठे, प्रॉपर मेडिकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन वाकई पैदाइशी तौर पे मसले वाला है और कौन बिल्कुल ठीक है और प्रिटेंडिंग टू बी मसले वाला है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट के लेवल पे ये सॉर्ट आउट होना चाहिए, ताकि जो बेचारे वाकई में मसले वाले हैं उनका इलाज हो, उनको कोई इज्जत से रोजगार मिले, उनको उनका कोई फायदा हो। ठीक है ना, अदरवाइज होता ये है कि वो अमीरों अमीरों वाली जो कैटेगरी है उसका फायदा हो रहा है, और जो बेचारे गरीब हैं, जो ये इंटरसेक्स वाले हैं, जिनको इलाज की फैसिलिटी नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनकी कोई स्पीकिंग पावर नहीं है, वो बेचारे उधर के उधर ही बैठे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बीइंग डॉक्टर ये बात करूंगी कि हम सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को चाहिए कि हमने सबने मरना है और अल्लाह ताला को जाके जवाब देना है। हम ऑनेस्टली अपने पेशेंट्स को गाइड करें, जिसको वाकई में फिजिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम है उसको हम फिजिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पे डालें, और जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम साइकोलॉजिकल पे डालें। ठीक है ना, बजाय इसके कि कोई हिडन एजेंडा को एंटरटेन करने के लिए जिसको फिजिकल प्रॉब्लम है उसको हम कहें कि नहीं नहीं, तुम्हें ऑपरेशन या सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो तुम वैसी रहो, और जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम कहें कि हाँ जी ठीक है, तुमने जो कटवाना है तुम कटवा लो, तुम तो तुम्हें लगता है कि तुम सुपरमैन हो तो हाँ तुम सुपरमैन बन जाओ, ऊपर से छलांग लगा दो। ठीक है, तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे मुल्कों में प्रेशर है ये दोनों चीजों को मिक्सअप करने का, तो उस चक्कर में अपने लाइसेंस कैंसिल होने के चक्कर में डॉक्टर्स जो है वो कुछ गड़बड़ कर जाते हैं इसके अंदर। सो ये इसके सोल्यूशन हैं। और आखिरी जो हमारी स्लाइड है आयत है सूरह क़यामा की आयत नंबर 37 और 39 है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, क्या वो इस मनी का एक कतरा ना था जो गिराया जाता है फिर खून का लोथड़ा हो गया। और फिर बीच में एक और आयत है, उसके बाद जो 39 नंबर आयत है वो है कि तो इससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई गई। यानी कुरान में हर जगह बड़ा क्लियर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने, और जो सारे अहकामात हैं वो मर्दों और औरतों के हैं। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है, वो अगर कहीं आजमाइश डालता भी है तो वो ऐसी आजमाइश नहीं डालेगा कि वो चीजें इतनी उलझ जाएं कि वो अलग ही ना हो सके। वो अलग बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन शायद इंसान खुद बेसब्र है, वो अलग होने का इंतजार नहीं करना चाहता, वो उलझी हुई चीजों को उठा के फेंक देता है, या वो करना मतलब उसके कोई अपने हिडन एजेंडाज होते हैं, तो वो तब भी नहीं सुलझाना चाहता कि ठीक है ये चीज जितनी उलझी रहेगी उससे मेरा उतना ही फायदा है, इसको सुलझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अगर कोई आजमाइश डाली भी है तो अल्लाह ताला ही है जो उस आजमाइश से बाहर निकालता है, लेकिन इंसान के लिए जरूरी है कि इंसान उसके लिए हाथ पैर मारे। मतलब अगर कोई पानी में गिर गया है तो वो हाथ पैर मारेगा तो वो बाहर निकलने की कोई सबब बनेगा ना, वो कहेगा मुझे तो स्विमिंग ही नहीं आती, चलो मैं हाथ अपने बांध लेता हूँ और मैं नीचे डूब जाता हूँ, तो फिर तो वो डूब जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। सो ये हमारी क्लास थी। अब हम क्विकली क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको क्लास समझ आई होगी। कोशिश मैंने की थी कि मिनिमम साइंस, ऑब्वियसली साइंस के बगैर आपको ये चीजें नहीं समझ आनी थी, लेकिन कोशिश मैंने की थी कि आपको आसान तरीन हलीम और कोरमे और इन चीजों से समझाऊं, खीर से, ताकि आपको याद रहे। अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं, तो मुझे प्लीज अगर कोई माइक ऑन करके क्वेश्चन करना चाहता है तो वो भी कर लें, और चैट के अगर किसी ने पहले पहले मुझे क्वेश्चन भेजे हैं तो वो मुझे क्वेश्चन दोबारा भेजे, वरना मुझे चैट में स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा। जुनैरा कह रही है पीडीएफ ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये जो पीडीएफ शेयरिंग है और रिकॉर्डिंग है ये एडमिन डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। नूर कह रही है क्रीम्स तो फेस पर लगाएं तो वो प्रेगनेंसी में कैसे अफेक्ट करेंगी बेबी को। देखें जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सिर्फ क्रीमें नहीं होती ना, मसला ये होता है कि अब क्रीम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा परसेंटेजेस आ रही हैं। क्रीम्स में आपके फेशियल्स होते हैं पार्लर में, उसमें एक्सफोलिएशन आपने सुनी होंगी, स्क्रब एंड एक्सफोलिएशन एक चीज। स्क्रब एंड एक्सफोलिएशन जो उसमें एक्सफोलिएशन जो चीज होती है उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, AHAs एंड BHAs। ठीक है, इसके अंदर जो BHA होता है वो सैलिसाइलिक एसिड होता है, जो अक्सर एक्नी का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो होता ये कि जब आप चीज लगा के फेस पे छोड़ेंगे तो वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी, अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं। अगर आप डेली बेसिस पे एक चीज लगा रहे हैं जो कि आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब होके स्किन के अंदर जा रही है, तो स्किन के अंदर खून की नालियां ही हैं, तो खून की नालियों में जब जाएगी तो अल्टीमेटली वो बिल्कुल एक एक नमक का दाना जैसे आप डाल रहे हैं, बट वो अगर 9 महीने तक आप डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो मसला होगा ना।
नूर कह रही सैलिसाइलिक तो फेस वॉश में भी होता है, तो नूर ये ख्याल कीजिएगा कि सैलिसाइलिक जो है वो बड़ा डेंजरस होता है प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए हम सारे पेशेंट्स की जो एक्नी ट्रीटमेंट है, जो मेरे पास स्किन का पेशेंट आता है और वो प्रेग्नेंट हो, तो मैं उसकी सारी एक्नी की ट्रीटमेंट्स बंद कर देती हूँ। मैं उसको बिल्कुल हर्बल पे ले आती हूँ, और हर्बल के अंदर मैं उसको जो है ना वो ये मुल्तानी मिट्टी और बेसन और इस किस्म की चीजों पर डाल देती हूँ। तो प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि ज्यादा हुस्न का निखार ना करें, क्योंकि जो है वो ये कुछ चीजें होती हैं जो आजकल लोगों को नहीं पता होती हैं, और क्योंकि इतना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ट्रेंड हो गया है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं, लिस्ट अगर आप गूगल पे चेक करें तो आपको मिल जाएंगी इंग्रेडिएंट्स की, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं यूज करनी चाहिए। इससे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देती हूँ, जिसके ऊपर मेरी आंखें इस बात में खुली थी कि मेरे पास एक पेशेंट आई, उनके 5 मिसकैरेजेस हो चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रीजन आपको गायनी वालों ने बताई, तो उन्होंने कहा कि गायनी वालों को खुद भी नहीं समझ आई कि क्या रीजन है। तो एनीवेज खैर वो बातों में कंसल्टेशन में उनसे मैंने पूछा कि क्या क्या खा रही हैं, लगा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी से पहले मेरी एक पार्लर वाली थी, उन्होंने मुझे एक कोई सप्लीमेंट दिया था और साथ एक क्रीम दी थी। तो सप्लीमेंट जो है वो मैं खा रही हूँ, क्रीम तो मैंने छोड़ दी थी। तो मैंने उनसे पूछा सप्लीमेंट आपके पास है, वो बाई चांस उनके पर्स में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी है, और जब वो सप्लीमेंट देखा तो उसमें वो स्किन का सप्लीमेंट था, लेकिन उसमें विटामिन ए डला हुआ था। तो विटामिन ए जो है ना वो बेबी को अबॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी जैसी होती है तो सारे सप्लीमेंट्स बंद करके सिर्फ आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह यूज होता है, ठीक है। आप सबको पता है, जो प्रेग्नेंट हुई होंगी उनको पता है कि आयरन और फॉलिक एसिड 2 चीजें आपको अलाउ होती हैं। बहुत रेयरली कैल्शियम वगैरह दे देते हैं, अदरवाइज सारी दवाएं आपकी बंद कर देते हैं। तो वो खातून जो है उन्होंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कभी बताया नहीं कि मुझे पार्लर वाली ने स्किन के लिए सप्लीमेंट दिया था खाने के लिए, और वो मैं खाती हूँ और उसमें विटामिन ए है। तो वो जो उनके 5 मिसकैरेजेस हुए थे वो उस विटामिन ए की वजह से हुए थे, और वो आज तक उन खातून को भी नहीं पता था कि वो 5 मिसकैरेजेस क्यों हुए हैं, और ना गायनिकोलॉजिस्ट को पता था, क्योंकि गायनी वाले को उन्होंने बताया ही नहीं था कि मैं ये सप्लीमेंट खा रही हूँ, ठीक है। तो ब्यूटी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अनिला कह रही है हमें वी शुड स्टे अवे फ्रॉम केमिकल। जी बिल्कुल, कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। अच्छा जी, एक सेकेंड रुकेंगे, एक लंबा सा मैसेज है, इसको मैं पढ़ लूं। हम्म, अच्छा सान्या, आप जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आप मुझे पर्सनल में लिखिएगा, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगी, ठीक है। अच्छा, अनीला पूछ रही है कि ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर वाले को अनीला इंशाल्लाह परसों वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें उसमें क्या फर्क है। आसान अल्फाज में तो मैंने आपको बता दिया ना कि खीर कह रही है कि मैं हलीम हूँ, और हलीम कह रही है कि आई फील लाइक खीर, तो वो है ट्रांसजेंडर। अच्छा, कोई और क्वेश्चन आप लोगों के? एनीथिंग एल्स? रेटिनॉल अगर रात में यूज करते हैं तो फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए कैसा है? नहीं, फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं। एक दफा जब प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ जाए तो फिर कोशिश करें कि बिल्कुल आप हल्की चीजों पे आ जाए। हल्की से मुराद ये कि बस मुंह धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं और इस किस्म की चीजें करें। बहुत ओवर डू ना करें अपनी रिजीम के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्रीमों के अंदर कॉकटेल होते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स डले होते हैं। तो कोशिश करें कि मिनिमम के साथ स्टिक करें। अच्छा, अब अगर मेरे ख्याल क्वेश्चन नहीं है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं लिख के। समीरा कह रही हैं कि इंटरसेक्स पीपल को ट्रांस और व्हाट इज स्किनर नोज एज, किनर क्या वर्ड है? इंटरसेक्स पीपल और, अच्छा देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो स्पेशली हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना, उसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपको ख्वाजा सरा भी मिलेगा, और इस किस्म के काफी सारे वर्ड, हिजड़ा, खुसरा, इस किस्म के काफी वर्ड मिलेंगे। ये प्रिसाइजली इनमें से कोई भी वर्ड किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है। जो बेसिकली ख्वाजा सरा है, इनकी मैंने जितना डिटेल पढ़ी थी वो ये थी कि पुराने जमाने में जो खवातीन होती थी उनके जो ये हमाम वगैरह होते थे फीमेल, उसके बाहर जो पहरेदार बैठाए जाते थे, क्योंकि वो फीमेल हमाम होते थे, तो बाहर जो पहरेदार बैठाए जाते थे वो मर्द होते थे, लाइक प्रॉपर मर्द होते थे। लेकिन उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाता था, उनके जो आगा होते थे वो काट दिए जाते थे ताकि वो
सेक्सुअली किसी खातून के साथ इन्वॉल्व ना हो सके, उनको ख्वाजा सरा कहा जाता था। यानी होते वो मर्द थे, पूरे डेवलप, लंबे चौड़े गबरू जवान किस्म के, लेकिन उनको सिर्फ उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स काट देते थे ताकि वो किसी खातून के साथ इन्वॉल्व ना हो, तो उनको ख्वाजा सरा। अब लेकिन हुआ ये कि ये टर्म्स इतनी ज्यादा मिक्सअप करना शुरू हो गई हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इन टर्म्स के अंदर ना घुसूं, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज हो रही है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, सो इसमें ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, आप टर्म के पीछे ना जाएं। ठीक है, टर्म जो है ना वो बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोकल लैंग्वेजेस की टर्म जानबूझ के मिक्स की जा रही हैं टू अकोमोडेट सर्टन हिडन एजेंडास। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि आप साइंस आपको इसीलिए समझाई गई है और इस्लाम के अल्फाज में मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इस्लाम में इंटरसेक्स को खुंसा कहा जाता है और अंग्रेजी या साइंस में उसको इंटरसेक्स या हर्माफ्रोडाइट, खैर जानवरों में यूज होता है, लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। जहां तक उर्दू, हिंदी और इस किस्म की चीजें हैं, इसमें ये जानबूझ के बड़ी मिक्सिंग की जा रही है चीजों की, ताकि आप आप नाम ही सुलझाते रह जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है जी, आफरीन थैंक यू कर रही हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, आई थिंक मेरी अब मगरिब की नमाज का भी टाइम है और हमारी क्लास का टाइम भी हो गया पूरा। परसों हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हमने पाकिस्तान के हिसाब से 3:45 क्लास शुरू की थी, तो हम परसों भी इसी टाइम पे क्लास स्टार्ट करें। परसों वाली प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, लेकिन आज वाली से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खाना परसों भी पकाएंगे और उसमें फिर आपको मजा आएगा खीर और बिरयानी बनाने में। तो ये कि इंशाल्लाह परसों फिर हम जरूर मिलेंगे। और जज़ाकल्लाह, आप सब आए यहाँ पर, आप ऑनलाइन आपने अटेंड की क्लास, और जो आपने पढ़ा है जरूर ये आगे फैलाएं लोगों को। अगर आप पूरी वीडियो नहीं भेज सकते, शेयर लोगों को नहीं समझा रहे, तो अपनी फ्रेंड्स में, अपने उसमें बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप्स या खुद ही अपने हाथ से ही एक स्टेटस लिख के, ये डेफिनेशन लिख के या स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिख के डाल दें, ताकि लोगों को जनरल अवेयरनेस फैले। और अगर आपको परेशानी हो किसी भी किस्म की, तो बेशक नाम ना लिखें अपना और एनोनिमसली स्प्रेड करें अपने सर्कल में। बट ये सदका जारिया है, ये किसी की जिंदगी संवारने का तरीका है कि उसको पता चल जाए कि इन चीजों का इलाज हमें पता है। तो उसकी जिंदगी, अगर एक बंदे की भी जिंदगी संवर जाए, तो हमारे लिए अल्लाह ताला आखिरत में बड़ी आसानी कर देगा। ठीक है ना, सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। नासरा, आपने हैंड रेज किया है? सिर्फ ये कहना था बाजी, अस्सलाम वालेकुम, कि वालेकुम अगर सलाम। इसकी आप हमारी फेवर के लिए अगर आप हमें इसकी वो रिकॉर्डिंग या ये जो बुक आपने बना, सॉरी स्लाइड जो बनाई है, ये दे जी दें जी ना तो बहुत फायदा हो जाएगा। मैं भी सोच रही थी कि छोटे छोटे मैसेज इनसे बनाए जा सकते हैं और आगे फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे, मैंने अभी ऑफिस में बैठ के लिया और पूरी तरह से सुन भी नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं काम कर रही थी अपना साथ अच्छा, साथ। ठीक है तो ठीक है। आई एम नहीं नहीं, सॉरी। बिल्कुल कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ये एडमिन जज़ाकल्लाह तक पहुंचा देते खैर। हैं हम। तो इंशाल्लाह जज़ाक कुछ ना कुछ इसके लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आमीन वही है कि चलिए जी क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मगरिब पढ़ते हैं, आप लोगों के कुछ लोगों के असर का होगा टाइम जो भी है। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने क्लास अटेंड की। इंशाल्लाह परसों इसी टाइम पे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।